Hello, how are you, sir? हेलो सर, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आप लोग के लिए जब भी आप लोग वीडियो देख लें तब आप लोग के लिए वैसे ही ठीक है। सो हेलो सर, वेलकम टू माय क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टैक्सेशन। सो टैक्सेशन स्टार्ट किया था अपने लोग, जैसा आपको पता होगा। सो टैक्सेशन में अपने लोग से कहाँ तक कर चुके हैं, राइट? अगर आप लोग को याद होगा तो हम लोग ने टैक्सेशन पे बीकॉम के सिलेबस पे आप लोग का ये यूनिट 1 सर कंप्लीट हो गया, राइट? यूनिट 1 वी हैव कंप्लीटेड ऑफ 10 मार्क्स सर। 10 नंबर का ये हमारा कंप्लीटेड हो गया। तो यूनिट 1 में बेसिकली अपने ने क्या सीखा था सर? बेसिक कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशंस अंडर आईटी एक्ट, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स, एंड द नेक्स्ट दैट इज इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, जिसको अपने लोग एग्जेम्प्टेड इनकम भी बोलते हैं, राइट? तो सर एग्जेम्प्टेड इनकम भी हमारा हो गया। उसके बाद में सर एग्रीकल्चर इनकम अपने ने पढ़ा था, और ये भी जाना था सर मिथ रिगार्डिंग दी एग्रीकल्चर इनकम इज नॉट टैक्सेबल बिकॉज इट इज टैक्सेबल, राइट? वो टैक्सेबल होता है। वो कैसे टैक्सेबल होता है सर, वो भी अपने लोग पढ़े थे, राइट? अगर जो लोग ने नहीं देखा है प्लीज एग्रीकल्चर इनकम का तो क्लासेस देखिए, उसमें आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में एग्रीकल्चर इनकम जो कि 10(1) में एग्जेम्प्टेड कहाँ है। तो प्रैक्टिकली वो एग्जेम्प्टेड भी है बट वो नहीं है। वो एग्जेम्प्टेड है ऑन अ लिटरल सेंस, मीनिंग सेंस में, लेकिन उसमें चालाकी किया गया है और कुछ इनकम को टैक्सेबिलिटी दिखाया गया है। वो बेसिकली जो एग्जेम्पशन लिमिट जो आपका होता है ना, उसका बेनिफिट एग्रीकल्चर इनकम वाले को नहीं मिलेगा। वही कहानी है एग्रीकल्चर इनकम पे। तो ये हमारा सर ये यूनिट 1 कंप्लीट हो गया है। आई होप प्लीज जो लोग ने नहीं देखा है ना, प्लीज जाके वो वीडियो देख लीजिए और देख के हमारा ये जो पार्ट है उसको कंप्लीट करिए, जो हमारा मेन पार्ट है सर। और पूरा ये जो मेन पार्ट है इसी के ऊपर में आपका ये पूरा सेमेस्टर है। वो है बेसिकली यूनिट 2 हेड्स ऑफ इनकम, यूनिट 3 एंड इनकम अदर पर्सन, दैट इज क्लबिंग, सेट ऑफ एंड कैरिड फॉरवर्ड डिडक्शन, ये सब के बारे में। तो ये जो यूनिट 2 एंड यूनिट 3 है ना सर, ये बेसिकली इनकम के बारे में बात हो रही है। दैट इज 5 हेड्स ऑफ इनकम। अगर आप लोगों को याद होगा, देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम, राइट? पहले तो सर आपको मैंने बताया था इनकम दो तरह का होता है, एक होता है कैपिटल, एक होता है रेवेन्यू। रिमेंबर, याद करिए। तो एक होता है कैपिटल, एक होता है रेवेन्यू। जो कैपिटल इनकम है विच इज नॉट टैक्सेबल, किसी से लोन लिए हैं आप, किसी से इन्वेस्टमेंट लिए हैं आप, कोई आपको लोन दे रहा है, किसी से आप कुछ कैपिटल रिसिप्ट ले रहे हैं जो आपको लौटाना है, तो दोज आर नॉट पार्ट ऑफ योर रेवेन्यू इनकम, वो टैक्सेबल नहीं होता है सर, ठीक है? तो टैक्सेबल क्या होगा? जो रेवेन्यू इनकम है जो आप रिकरिंग बेसिस में अर्न करेंगे, दैट इज सैलरी, बिजनेस इनकम आ गया, कुछ आप बेच दे रहे हैं, प्रॉपर्टी आप बेच दे रहे हैं, तो उसका कॉस्ट प्रोपोर्शन मतलब सेल प्राइस टैक्सेबल नहीं होता है। उसमें से अगर आपने कुछ प्रॉफिट कमा रहा है वो टैक्सेबल होता है। अदर सोर्सेज इनकम, बैंक का इंटरेस्ट, डिविडेंड, कहीं पर ट्यूशन पढ़ाना, ठीक है, कहीं पर लेक्चर वगैरह देना, वहां से आपको कुछ पैसे वगैरह मिलते हैं, राइट? दो आर योर इनकम बेसिकली, वो टैक्सेबल होगा। फिर वो जब टैक्सेबल करते हैं फिर उसमें अपने लोग चेक क्या करते हैं, याद है? अगर आप लोग को याद होगा तो अपने लोग चेक करते हैं सर रेसिडेंशियल स्टेटस, ठीक है? वेदर दोस पर्सन आर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, दैट इज ROR, those person are resident but not ordinary resident, RNOR, और those person are non resident, right? तो ये तीनों रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए सेम इनकम इज गोइंग टू डिफर, किसी के लिए टैक्सेबल होगा, किसी के लिए टैक्सेबल नहीं होगा, राइट? लेकिन कुछ चीजें सर, अगर आपने इनकम एक्रू किया, एक्रू का मतलब अगर आपने इनकम कमाया है इंडिया से तो टैक्सेबल होगा। अगर आपने इनकम रिसीव किया है फर्स्ट टाइम इंडिया में तो टैक्सेबल इंडिया में होगा, इसके अलावा टैक्सेबल नहीं होती है। लेकिन ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए पूरा ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है। नॉन रेसिडेंट के केस में सिर्फ इनकम रिसीव होगा या इनकम एक्रू होगा तो टैक्सेबल होगा। और आपका सर RNOR के केस में ये रिसीव और एक्रू दोनों टैक्सेबल है, बट अगर रिसीव और एक्रू दोनों आउटसाइड इंडिया है लेकिन कंट्रोल विद इन इंडिया है, कंट्रोल जो बिजनेस है वो विद इन इंडिया है, तब वो टैक्सेबल हो जाएगा RNOR के केस में। बहरहाल जिन लोगों ने नहीं देखा सर रेसिडेंशियल स्टेटस, काइंडली वो चैप्टर को देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें काफी एक मेजर अमेंडमेंट भी आया है सर डीम रेसिडेंट के ऊपर में, ठीक है? आई होप आप लोग वो क्लासेस कर लेंगे। उसके बाद में सर हमारा था एग्जेम्प्टेड इनकम। लाइक अब इनकम आ गया है, अब इनकम में देयर आर 2 टाइप्स, दो तरह का क्या होता है सर, कौन सा एग्जेम्प्टेड है, कौन सा टैक्सेबल है। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन। जो आपका ये चैप्टर है ना डिडक्शन, ये डिडक्शन, नाउ डिडक्शन और एग्जेम्पशन में डिफरेंस होता है सर। एग्जेम्प्टेड वो होता है जो इनकम आपके ऊपर टैक्स होगा नहीं, मतलब गवर्नमेंट इज वो आपको बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं कि अगर आप ये इनकम रिसीव करते हैं वी आर नॉट गोइंग टू टैक्स यू। लेकिन डिडक्शन क्या होता है कि अगर आप एक्सपेंस करते हैं, इस पोर्शन में अगर आप खर्च करोगे,
एक्सपेंस करोगे तब वो टैक्सेबल होगा, तब वो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो इनकम एग्जेम्प्टेड का मतलब वो टैक्स होगा ही नहीं, और डिडक्शन में क्या होता है सर, आपका इनकम से वो डिडक्शन लेस हो जाएगा, प्रोवाइडेड अगर आप वो दो एक्सपेंडिचर करते हैं तो, जिसमें आपका LIC आता है, आपका फिक्स डिपॉजिट आता है, आपका लोन रिपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन जो है वो आती है, वो 80C में कवर है जिसको सेविंग्स में आता है। इसके अलावा सर मेडिक्लेम, इसके अलावा सर डोनेशंस वगैरह है। तो गवर्नमेंट ये सब डिडक्शन प्रोवाइड करता है विच इज गुड फॉर द सोसाइटी एंड ह्यूमन काइंड, राइट। वो आपका ओल्ड एज वगैरह में बेनिफिट देता है, वो आपका डे टू डे लाइफ में बेनिफिट देता है। तो गवर्नमेंट इस चीजों को प्रमोट करती है कि ऐसे खर्च आप करते रहें, आप अपने लिए सेविंग्स करते रहें, राइट। सो वो सारा चीज डिडक्शन में कवर होता है। तो हमारा ये पूरा जो पार्ट है सेमेस्टर 4 पे जो आप लोग बीकॉम अभी कर रहे हैं, वो पूरा पार्ट आपका टोटल इनकम के पे कवर है। ये पूरा टैक्सेशन इनकम टैक्स लॉ नहीं है, कुछ पोर्शन आपका फिर नेक्स्ट सेमेस्टर पे भी आएगा। तो सर स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर इनकम हमारा हो गया था यहां तक का। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी एंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यूनिट 2 में अपने लोग जाते हैं, और यूनिट 2 में सबसे बड़ा और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है इनकम फ्रॉम सैलरी। यस सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप लोग को रीड करना है, ये आगे आप लोग को काम आएगा। इससे पहले एक बार थोड़ा सा अपने लोग लेआउट कर लेते हैं, कहाँ से अपने लोग स्टार्ट किए थे और अभी अपने लोग कहाँ तक हैं, राइट। उसके लिए एक चार्ट आई नीड टू लुक अप, एक बार थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। ये सब हो चुका है सर, प्लीज एक बार देख लीजिए आप लोग। ओके, मौसम काफी अच्छा है और यश आने वाला है, यश यश, जी हाँ यश। पता नहीं देखो क्या होता है, बोला तो जा रहा है कि अम्फान से भी ज्यादा ह्यूज होगा, डोंट नो। इस बार तो उम्मीद है सर कि सेंट्रल की तरफ से दीदी को पैसा मिलेगा नहीं, अगर यश आए, जो कि अम्फान का बड़ा भाई बोला जा रहा है, तो अगर वो आता है, पता नहीं आता है आती है ये मौसम, ये थोड़ा सा मुजक्कर मोनस में हम कंफ्यूज है, बट ठीक है अगर यश आता है, हाँ हाँ आता ही होगा, ठीक है। अगर यश आता है और डिस्ट्रॉय करता, काफी डिस्ट्रक्शन होता है, देन इट विल बी गोइंग टू अ आई डोंट नो, बहुत सारा प्रॉब्लम होगा सर, बिकॉज ऑलरेडी अपने लोग लॉकडाउन फेज पे हैं, ऑलरेडी इनकम नहीं है, ठीक है। प्लस इनकम थोड़ा सा, मतलब सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, नॉट एवरीवन इज डूइंग देयर बेस्ट टू सर्वाइव इन दिस पीरियड। प्लस दूसरा ये भी पॉइंट आ रहा है कि एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, हर एक की प्राइस वगैरह भी इंक्रीज हो रही है। प्लस उसमें ये एक तो चल रहा है सर हमारा कोविड फेज में, अभी एक आपका ब्लैक फंगस आ गया है, वो भी एक काफ़ी साउथ में काफ़ी ज़्यादा है, वेस्ट बंगाल में केवल एक केस अभी तक हुआ है, आई डोंट नो, और वो काफ़ी तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है सर। तो आई विल बी लाइक ब्लेस कि अगर आप लोग घर पे ही रहें और घर से क्लासेस वगैरह करें सर, बिकॉज अभी बाहर निकलना है इट्स वेरी डिफिकल्ट। और दोज हु आर इन, जिनको ब्रीथिंग वगैरह पे नहीं हो रहा है सर कोविड वगैरह के, अगर जो पेशेंट्स हैं या वो ऑलरेडी चल रहे हैं, प्लीज़ सर डू वैक्सीन। अभी सर 18 प्लस के एज के लोग भी वैक्सीन ले सकते हैं, बट हाँ जिनका एज 45 प्लस उन लोगों को वैक्सीन थोड़ा प्रायोरिटी बेसिस में दिया जा रहा है। तो आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन हु इज वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ आप अपने पेरेंट्स को वैक्सीनेशन दिलाइए जल्दी जल्दी, एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज वो काफ़ी, वो आपका वायरस काफ़ी जो है ना, आपका ब्लैक फंगस, दोज हु आर इन, जो आपका कोविड-19 जो आपका पॉजिटिव पेशेंट है उनके ऊपर में ये चीज़ हो रहा है सर। सो प्लीज़ आप लोग ध्यान रखें अपना। और ये यश एक और हमारे ऊपर टूट पड़ा है सर, आई डोंट नो कैसे क्या होगा सर। खैर वो तो जो होगा ही होगा सर, उन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं है, तो उन चीज़ों के बारे में सोचिए मत। दुआ करिए, प्रे करिए, प्रार्थना करिए कि वो चीज़ की वजह से आपको ज़्यादा दुख तकलीफ ना हो, ठीक है। और जो आप कर सकते हो इस वक्त में, इस पीरियड में, वो आप करो सर। टाइम पास rather than नेटफ्लिक्स एंड डू ऑल दैट स्टफ से सर कुछ सीखो। यकीन मानो ये जो भी फेस चल रहा है ना हमारा पीरियड, दिस आर लाइक लॉट ऑफ ह्यूज पोटेंशियल थिंग, आपके पास ह्यूज पोटेंशियल नॉलेज आ सकती है, कुछ सीख सकते हो, बुक रीड कर सकते हो, कुछ और पैशनेट थिंग जिसमें आप, उसमें आप वर्क कर सकते हो, टाइम निकाल सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो, पता है। लेकिन अगर आप ये चीज़ पीरियड को, टाइम जो आप वेस्ट करोगे ना, इट इज़ गोइंग टू हार्म यू, वो बहुत हार्म करेगा आपके आगे चल के फ्यूचर को। सिंस ऑलरेडी 1.5 साल आप लोगों का हो गया है, 1.5 ईयर बाकी है, और आई गेस इस साल भी सर, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इस साल भी सर देयर आर हाईली चांसेस कि एग्जाम ऑनलाइन हो। और
आई डोंट थिंक कि आई वुड बी एबल टू गिव एग्जाम दिस टाइम। लाइक मैं हार्डली काफ़ी मेरा वीक हो गया ये एग्जाम देते देते, एंड लाइक सबका 100 आते आते। सो आप लोग को लगता होगा मेरे चेहरे पे स्माइल आ रही है। सर स्माइल आप लोग को चेहरे पे आ रही है, और आप लोग को चेहरे की स्माइल की वजह से मैं हंस पा रहा हूँ, बिकॉज आप लोग को 100 आउट ऑफ 100 मिलता है, तो कहीं ना कहीं खुशी होती है। लेकिन सर दुख होता है, बिकॉज इट इज डिस्ट्रॉइंग आवर एजुकेशन सिस्टम। लिटरली इट इज डिस्ट्रॉइंग आवर एजुकेशन सिस्टम। ये डिस्ट्रॉय कर रहा है आपको, ये आपको पता नहीं चल रहा है। यकीन मानिए आपको पता नहीं चल रहा है कि ये आपको डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये कैसे डिस्ट्रॉय कर रहा है ना, वो अभी मैं बोल नहीं पाऊंगा, बिकॉज आप लोग प्रैक्टिकली इमेजिन नहीं कर सकते हो उस जगह में कैसे आप चीज को डिस्ट्रॉय करेगा। आई होप सर आप लोग का फ्यूचर बढ़िया रहे, और आप लोग थोड़ा सा नॉलेज बेस में भी वर्क करो, बिकॉज एट द एंड में सर नॉलेज इज एवरीथिंग। ठीक है, नॉलेज ही आप लोग को सर आगे पहुंचाएगा। आई डोंट नो, अगर कॉमर्स ग्रेजुएट हो गए, अगर आपने कुछ चीज़ें नहीं सीखी है, अकाउंट्स नहीं पढ़ा आपने, ब्रांच अकाउंटिंग वगैरह, हायर परचेज, जो बेसिक लॉजिक है वो आपने सीखा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो कॉस्ट पार्ट है वो हो गया आपका। सर ये टैक्सेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, ये आपका प्रैक्टिकली काफ़ी इन्वॉल्व होगा, यकीन मानिए ये प्रैक्टिकली काफ़ी ह्यूज इम्पैक्ट है। अगर इसमें अगर आप लोग सही से ध्यान देंगे ना, तो अपना जो खुद का फाइलिंग वगैरह होगा आगे चल के, वो आप खुद से कर सकते हो। यस, आप खुद से कर सकते हो। बहुत सारा बेनिफिट है, बट आई डोंट नो सर। देखिए, चलिए हमारा जो पार्ट है वो करते हैं। तो सर बिगिन करते हैं सर। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम में सबसे पहला हमारा क्या था सर, अगर आप लोग को याद होगा तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया था सर, दैट इज इनकम। इनकम सर, तो इनकम दो तरह का होता है। सबसे पहले एक था कैपिटल, एक था सर रेवेन्यू। क्लियर है? ठीक है, जो कैपिटल इनकम है इट मीन्स वो लोन, इन्वेस्टमेंट, समझ रहे हैं? जो आपका बेसिकली इनकम है ही नहीं है, उसको अपने लोग कैपिटल इनकम बोलते हैं, जिसको अपने लोग कैपिटलाइज करेंगे। ठीक है, वो टैक्सेबल नहीं होता है, वो टैक्सेबल नहीं होता। ठीक है, ये टैक्सेबल नहीं होता। उसके बाद सर रेवेन्यू पे आता है। नाउ रेवेन्यू ये टैक्सेबल होता है, ये टैक्सेबल होता है। अब ये टैक्सेबल होता है, बट इसका टैक्सेबिलिटी के लिए आप लोग को स्कोप डिसाइड करना है, स्कोप ऑफ इनकम। कौन सा इनकम टैक्सेबल करोगे आप, कौन सा नहीं करोगे। तो स्कोप के लिए आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। स्कोप के लिए सबसे पहले तो पर्सन आपको जानना होगा कि कौन सा पर्सन के कैटेगरी में आप आते हो। इधर आप इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, कंपनी हो, क्या हो, बिकॉज सबके लिए इनकम टैक्सेबल होता है। और इनकम टैक्स हर एक इंडिविजुअल एचयूएफ पर्सन, दैट इज कवर्ड पर्सन, राइट। तो पर्सन का डेफिनेशन अपने लोग पढ़े हैं, 8 चीजें आती है। वो 8 में से आप क्या हो। अगर आप इंडिविजुअल करोगे फाइलिंग, दैट इज मेन का फाइलिंग करेंगे, तो फिर आप इंडिविजुअल कैटेगरी में आ जाएंगे। अगर एचयूएफ है आप, तो एचयूएफ का कैटेगरी अलग होता है, राइट। तो आपका सिलेबस में बेसिकली जो टोटल इनकम निकालना है ना, वो केवल इंडिविजुअल का निकालना है। ठीक है, एचयूएफ का टोटल इनकम, फर्म का टोटल इनकम, वो सभी निकाला जाता है, लेकिन वो आपका सिलेबस में नहीं है। और प्राइमली अगर आप इंडिविजुअल का सीख जाओगे ना, तो बाकी सबका भी इनकम ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, कुछ अलग नहीं है। तो सर स्कोप में हमारा आता है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ये हो गया। इसके अलावा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, इसके अलावा सर नॉन रेसिडेंट। ये इंडिविजुअल के होने से स्कोप के हिसाब से उनका इनकम किसी में टैक्सेबल होता है, किसी में टैक्सेबल नहीं होता है। तो बेसिकली इसके ऊपर में पूरा ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होता है। एनआर के केस में अगर इनकम एक्रू हो रहा है इंडिया पे, अगर इनकम एक्रू हो रहा है इंडिया पे, या इनकम रिसीव हो रहा है इंडिया पे, तभी अपने लोग टैक्सेबल करते हैं। और इसके केस में भी इनकम एक्रू और रिसीव तो टैक्सेबल होगा, लेकिन अगर कंट्रोल अगर बिजनेस इंडिया से हो रहा है, तो उस केस में भी टैक्सेबल होगा। क्लियर है? तो ये हमारा इनकम के हिसाब से, आप स्कोप के हिसाब से उसका इनकम को टैक्सेबल कर देंगे। आई डोंट नो ये हैंग क्यों हो जाता है। ओके, सो इज हैंग नाउ।
ठीक है सर। तो ये आप स्कोप के हिसाब से समझ गए। नाउ अब स्कोप के बाद में हमारा आगे क्या है, स्कोप के बाद में हमारा आगे जो है ये आपको फिर समझना है कि वेदर वो स्कोप के हिसाब से टैक्सेबल होगा या वो एग्जेम्प्टेड होगा। स्कोप के हिसाब से वो टैक्सेबल होगा या तो फिर वो एग्जेम्प्टेड होगा, ये आपको जानना है। ठीक है, कि वो एग्जेम्प्टेड है या फिर वो टैक्सेबल है। अगर वो एग्जेम्प्टेड है तो ये अंडर सेक्शन 10 की कैटेगरी में आती है। अंडर सेक्शन 10 में अपने लोग पढ़े थे, और उसमें बेसिकली आपसे पूछता है सर कोई भी 5 इनकम बताओ, कोई भी 5 इनकम बताओ जो कि एग्जेम्प्टेड है। अपने लोग शायद 37 इनकम एग्जेम्पशन पढ़ा था, जिसमें आपका इनकम ऑफ अ माइनर था, कोई स्कॉलरशिप वगैरह आपको मिला है। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम है सर, इनकम रिसीव करते हो आप फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म इन द हैंड ऑफ पार्टनर, इनकम रिसीव करते हो फ्रॉम द एचयूएफ एज अ मेंबर ऑफ एचयूएफ, तो वो एग्जेम्प्टेड है। रिवर्स मॉर्गेज भी अपने पढ़ा था सर, बताए थे मैंने आपको, काफी अच्छा स्कीम है, प्लीज उसको देखिएगा। इसके बाद में सर अगर कोई भी इनकम टैक्सेबल होता है, कोई भी इनकम टैक्सेबल होता है, यहां से अपने लोगों को समझना है कि अगर वो इनकम टैक्सेबल होगा तो बेसिकली 4 चीजों पे, या तो वो इनकम सैलरी से अगर आप कमाए हैं तो सैलरी पे टैक्सेबल होगा, या तो फिर वो इनकम अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी से कमाया है तो एचपी पे होगा। ठीक है, मैं भी बताऊंगा सबके बारे में। इसके बाद में अगर या तो वो इनकम आपका पीजीपी होगा, दैट इज प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, पीजीबीपी बोलते हैं उसको, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, या तो फिर आपका वो इनकम कैपिटल गेन पे होगा। ठीक है, या तो अगर जो चारों हेड में अगर वो नहीं जा रहा है तो फिर वो आपका इनकम अदर सोर्सेज में होगा सर। अदर सोर्सेज बेसिकली जो अगर पांचों हेड में नहीं गया उसको अपने लोग अदर सोर्सेज बोलते हैं। क्लियर है? तो एक एक बार करके सर रीड करते हैं, यही आपका सिलेबस में है सर, टैक्सेबिलिटी, हाउस प्रॉपर्टी, ये कैप गेन, अदर सोर्सेज, ये 5 हेड्स ऑफ इनकम बोला जाता है। तो ये 5 हेड के अंदर में आप अपना इनकम को दिखा सकते हो। तो सर टैक्सेबिलिटी में आती है सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी। तो सैलरी का मतलब क्या होता है ये अपने लोग जानेंगे इस चैप्टर में। तो बेसिकली आप बताओ सैलरी का मतलब क्या होता है, सोचिए सर, सैलरी का मतलब क्या होता है। सर सैलरी का मतलब होता है सिंपल गुलामी। आप किसी के पास जाते हो, भैया जॉब दे दो, अच्छा जॉब लोगे, अच्छा ठीक है, तो कितना सैलरी लोगे, जो भी आप दो दो सर, अभी तो ऐसा लॉकडाउन चल रहा है, कुछ भी आप मेरे को देना चाहते हैं दे दीजिए, मेरे को रख लीजिए, है ना, बोलता है ना रख लीजिए मेरे को, है ना, ऐसे ही रख लीजिए सर, फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसा दे दीजिएगा बाद में, कुछ दे दीजिएगा सर थोड़ा बहुत जाने आने के लिए, लेकिन हमको रख लीजिए। ठीक है, मतलब आप किसी के अंडर में काम करते हो और ही इज गोइंग टू पे यू एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो हर महीने के एंड पे या तो फिर नेक्स्ट मंथ पे, प्रीवियस मंथ का नेक्स्ट मंथ में वो आपको पेमेंट करते हैं, राइट, दैट्स कॉल्ड सैलरी। क्लियर है? तो इनकम फ्रॉम सैलरी अगर आप पढ़ते हो, अगर कोई इंप्लॉयमेंट पे है, किसमें बताओ, इंप्लॉयमेंट पे है, अगर आप किसी के अंडर में जॉब कर रहे हो, हु इज अ बॉस, एक बॉस है आपका, ये बॉस को अपने लोग एम्प्लॉयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए, एम्प्लॉयर। तो अगर आपका कोई बॉस है, आप उसका बात मानोगे, वो बोलेगा उठ तो आप उठोगे, वो बोलेगा बैठ तो आप बैठ जाओगे। क्लियर है? दोस आर नोन एज एम्प्लॉयमेंट। जस्ट अ मोमेंट। क्या हुआ? क्लासेस ले रहे हैं, अभी अभी नहीं आ पाएंगे, अभी नहीं आ पाएंगे, क्लास ले रहे हैं। हेलो, सो सॉरी सर। तो सर एम्प्लॉयमेंट में आपका एक बॉस होता है जिसके आप बात मानते हो, वो बोलता है उठ, वो बोलता है बैठ तो आप बैठ जाते हो, जिसके जोक पे, मतलब गंदे जोक पे भी आप हंसते हो, हा 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 हा, है ना, बिना मतलब का, बिकॉज हंसना पड़ता है आपको, और जो वो बोलते हैं वैसे सुनते हैं, भले ही आप पीठ पीछे गाली दो या कुछ भी करो नहीं करो, लेकिन सामने में आप उसके साथ एक अच्छा इंसान की तरह बिहेव करते हो, बिकॉज वो अल्टीमेट आपका बॉस है। क्यों बॉस है? बिकॉज वो आपको पैसा देगा, है ना। कुछ लोग सर ऑफिस वगैरह में ना बटरिंग वगैरह भी करते हैं, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, कुछ लोग को ऑफिस में मैंने देखा था भी, लाइक लिटरली, मतलब चाय वगैरह भी बना के बुलाते थे, मैं आपके लिए चाय बना दूं, ऐसे भी सिचुएशन होता है, दैट्स कॉल्ड बटरिंग एंड ऑल।
तो बटरिंग सर जॉब में वही लोग करते हैं जिनका उतना ज्यादा सर पोटेंशियल नहीं रहता है। जब आप पोटेंशियल रहोगे, जब आप खुद में ही सेल्फ डिपेंडेंट एंड यू मतलब नो यू हैव समथिंग विच दे वांट, आपको पता है कि आपके अंदर में वो कैलिबर और वो पोटेंशियल है और वो बात है आपके अंदर में जिसको उन लोगों की जरूरत है, देन यू डोंट एवर नीड टू बटरिंग और समवन लाइक वो अपर एंड लोअर हैंड पे ऐसा करके रहने की कोई जरूरत नहीं है सर। यकीन मानिए मल्टीनेशनल जितनी भी कंपनीज इज गुड एंड वहां पर सर भैया बाबू और ये सब नहीं होता है। इवन ऑल द डायरेक्टर्स को भी आप यू कैन नेम इट, मतलब यू कैन कॉल बाय दियर नेम, आप उसके नाम से बुला सकते हो, हे आयुष, हे, भले ही वो आपका बॉस है जो भी है। तो इस तरह का रिलेशन है सर, बट कैलकाटा में ऐसा रिलेशन थोड़ा नहीं है, आपको बैंगलोर वगैरह बाहर वगैरह पे मिल जाएगा। कैलकाटा में अभी भी बाबू वाला रिलेशन है। बहरहाल सर, मतलब आप किसी के अंदर पे जॉब करते हो जहां पर आपका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप होता है, क्लियर है। और वो आपको पैसे कहाँ देते हैं सर, बैंक अकाउंट में देते हैं। वो पैसा आपका अकाउंट खुलाते हैं जिसको आप सैलरी अकाउंट बोलते हो, वो सैलरी अकाउंट बुलाते हैं। आपका अकाउंट से हर महीना जो आपको सैलरी मिलता है तो आपका पीएफ कटता है सर। पीएफ का मतलब प्रोविडेंट फंड होता है। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपका एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस भी कटता है। गवर्नमेंट दैट इज प्राइवेट वगैरह भी अगर रहते हैं तो लोग ईएसआई में रजिस्टर्ड करा सकते हैं। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस ये भी आपका सैलरी से पैसा काट के आपको दिया जाता है, क्लियर है। तो ये जो अगर इनकम है तो आप कहां पे दिखाओगे, इनकम फ्रॉम सैलरी में, ठीक है। नाउ दूसरा इनकम क्या है सर, अगर आपके पास एक से ज्यादा घर है, होता है ना कि अल्लाह ने आपको बहुत ज्यादा दिया है तो आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो क्या करोगे बताओ, घर पे रखोगे, रेट बढ़ जाएगा सर। तो आप क्या करते हैं, उस चीज को हटाने के लिए आप प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज वो फिजिकल फॉर्म में रहता है और उसका वैल्यू हमेशा बढ़ता रहता है। लोग सर प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट क्यों करते हैं, आपने कभी सोचा है? प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करना इज लाइक काफी बढ़िया चीज है सर, बिकॉज उससे आपको डुअल बेनिफिट मिलती है, दो तरह का बेनिफिट मिलता है। तो अगर आपके पास पैसा है और जितना ज्यादा हो सके ना सर प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करना, अगर है तो, बिकॉज कोई अच्छी जगह पे जहां पे उसका वैल्यू भी बढ़ता है और वहां वहां पे अगर आपने उस जगह को बना के अगर आपने रेंट पे दे दिया तो आपका रेंटल इनकम भी आता है, क्लियर है। तो सर एक मंथली इनकम भी आ रही है प्लस उसका वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है। इस जगह पे, ऐसे जगह पे आप लोग प्रॉपर्टी पे लो और वो प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करना, दैट्स देयर पर्पस। तो सर अगर आप प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करते हैं, वो जो रेंटल इनकम आ रहा है आपके पास, जो आप पैसा रिसीव कर रहे हैं, राइट, वो जो रेंटल इनकम आता है, वो रेंटल इनकम कहां पे टैक्सेबल होगा, वो टैक्सेबल होता है सर हाउस प्रॉपर्टी में। आपने लोग पढ़ेंगे और भी है बहुत सारा सीन इसमें। अगर आप किसी और से घर लेके फिर किसी और को रेंट में दे दिए, डुअल स्मार्ट सब लेटिंग जिसको बोलते हैं, वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आता है। अगर आप अपना प्रॉपर्टी बिजनेस पर्पस के लिए यूज करोगे तब वो रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी पे नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज है जो अपने लोग पढ़ेंगे। पीजीपी, पीजीपी का मतलब क्या होता है सर, अगर आप बिजनेस करेंगे, राइट, अगर आप बिजनेस करेंगे, या तो आप प्रोफेशन है, या तो आप कोई लॉयर हैं, एडवोकेट हो गया, एडवोकेट दैट इज लॉयर, दोनों में डिफरेंस है सर। हाँ, एडवोकेट और लॉयर पे, लॉयर होता है जो कि पास किया एलएलबी, एडवोकेट वो होता है जो कि एलएलबी पास है प्लस ही आल्सो पास द बार काउंसिल ऑफ इंडिया एग्जाम, तो वो एडवोकेट होता है। तो एडवोकेट इज बेसिकली मीनिंग ऑफ लॉयर, लेकिन अपने लोग लॉयर समझते हैं, उसी को ही लॉयर बोलते हैं, लेकिन वो एडवोकेट है, ठीक है। तो एडवोकेट जो कि एलएलबी भी पास आउट है एंड दोज हु हैव द बार काउंसिल आपका सर्टिफिकेट जो कि वहां से पास होता है उसको एडवोकेट बोलते हैं। लॉयर जस्ट एलएलबी पास करके नॉर्मल स्टफ अकाउंटिंग वगैरह, टैक्सेशन, क्रिमिनल कोड वगैरह पे काम करता होगा। तो सर बिजनेस प्रोफेशन, या तो आपका बिजनेस है उससे आप पैसे कमा रहे हो तो कौन सा हेड में जाएगा, पीजीपी पे। या अगर आप प्रोफेशनल हो, अगर आप सीए हो, अगर आप इंजीनियर हो, अगर आप आर्किटेक्ट हो, है ना, अगर आप लॉयर हैं, तो अगर आप उससे अगर पैसे कमाते हैं देन दैट इज नोन एज प्रोफेशन, क्लियर है। सर टीचर प्रोफेशन में आते हैं क्या, टीचर प्रोफेशन में आते हैं सर। अगर टीचर, अगर वो मान लीजिए स्कूल टीचर हैं और वो स्कूल के अंडर में टीचिंग करते हैं, देन दोज आर नोन एज सैलरी, वो अंडर किसी के एम्प्लॉयमेंट है तो वो सैलरी में आएंगे, क्लियर है। वो स्कूल टीचर पे नहीं आएंगे, सॉरी वो आपका बिजनेस पे, वो आपका प्रोफेशन पे नहीं आता। लेकिन अगर कोई बंदा, अगर कोई टीचिंग कर रहा है एज अ फुल टाइम वो टीचिंग एक्टिविटी पे है, तो सर इट इज कंसिडर्ड एज प्रोफेशन, बिकॉज ये भी एक स्पेशलाइज फील्ड है जहां पर आप नॉलेज अपना इम्पार्ट करते हैं और उससे आप अपना घर चलाते हैं, आप अपना पैशन करते हैं, राइट, दैट्स कॉल्ड प्रोफेशन, क्लियर है। वो हो गया। लेकिन अगर पार्ट टाइम वगैरह आपने ट्यूशन वगैरह पढ़ा रहे हैं, कहीं से पैसे वगैरह कमा रहे हैं पार्ट टाइम बेसिस में, तो वो आपका प्रोफेशन नहीं हुआ, वो आपका जाएगा अदर सोर्सेज में, क्लियर है। हाँ, मेरे पे मत जाओ,
उतना दूर मत जाओ, मेरे बारे पे मत सोचो। क्यों? मैं इतना इंपॉर्टेंट क्यों हूँ? मेरे बारे में क्यों सोचोगे? मतलब सर आप प्रोफेशन है, सीए हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, करेंगे, अपॉर्चुनिटी है। आपको पता है इंडिया में कितना अपॉर्चुनिटी है सर? ह्यूज, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। हाँ, वो भी सिचुएशन अभी खराब चल रहा है हमारे यहाँ पे, वो अलग बात है सर। इंडिया में बहुत अपॉर्चुनिटी है बिकॉज वी आर डेवलपिंग। बाहर से सर लोग जो आपका डेवलप नेशन पे हैं, वो लोग इंडिया में आते हैं सर काम करने के लिए, वो इंडिया में बिजनेस वगैरह सेटअप करते हैं। हाउ सर? पढ़िए थोड़ा, अपना दिमाग की नॉलेज को बढ़ाइए, क्षमता बढ़ाइए। नाउ सर नेक्स्ट में कैपिटल क्या है? सीन्स मैं आपको बता रहा था कि आपने प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट किया, तो प्रॉपर्टी का वैल्यू अगर बढ़ गया, अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो आपका रिक्वायरमेंट आएगा राइट, कभी ना कभी लाइफ में, तो प्रॉपर्टी को आप बेच दोगे। तो जब आप प्रॉपर्टी को बेचेंगे ना, तो उस प्रॉपर्टी को बेच के अगर आपने प्रॉफिट कमाया है, तो वो टैक्सेबल होता है अंडर कैपिटल गेन में। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ कौन सा एसेट सर? उसको कैपिटल एसेट्स बोलते हैं। अगर आपने कैपिटल एसेट्स के ऊपर में प्रॉफिट कमाया है, तो वो सर कैप गेन पे जाएगा। क्लियर है? नाउ अब इसके बाद आता है सर, कोई भी चारों हेड में से अगर कुछ और इनकम है इसके अलावा, उसको आंख बंद करके, एकदम ऐसे ही आंख बंद करके ना, उसको अदर सोर्सेस में डाल दीजिएगा। आंख बंद करके, खोलिएगा मत, आंख बंद करके उसको अदर सोर्सेस में डाल दीजिएगा। इसके अलावा कोई भी इनकम रहा तो टैक्सेबल इनकम, एग्जेम्प्टेड है टैक्सेबल इनकम, उसको आप अदर सोर्सेस में डाल दीजिएगा। इसमें आ जाता है सर बैंक इंटरेस्ट, ठीक है, डायरेक्टर या आपका डायरेक्टर सिटिंग फीस हो गया, डायरेक्टर फीस वगैरह हो गया। अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर है ना, तो जब जब बोर्ड मीटिंग रहता है ना, तो आपको सिटिंग फीस के भी पैसे मिलती है सर। यस, इसके अलावा सर और भी बहुत सारा इनकम है सर, ह्यूज इनकम है। जब अपने लोग पढ़ेंगे तो अब मैं आपको बताऊंगा। तो ये सर अदर सोर्सेस का पार्ट हो गया राइट। तो सबसे पहले सर आपको टैक्सेबल इनकम जानना, और फिर जानना है कि अपने लोग कौन सा हेड में उसको दिखाएंगे। सपोज कोई ऐसा इनकम था जो जाना चाहिए था पीजीपी में, आपने दिखा दिया सैलरी में, तो गलत हो जाएगा सर। अकाउंटेंट अगर आप बन गए और ऐसा गलती किए, तो बड़ी मार खाओगे, बहुत मार खाओगे आप, अपने क्लाइंट से भी और मुझसे भी, जब ऑडिट करानी आओगे तो सर ये हमारा पार्ट है, ये आपको समझना है सर। ये अपने लोग यहां से लेके यहां तक कर चुके हैं सर, पढ़ चुके हैं। इसके बीच में जो जो चैप्टर आना था सब हो चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है। तो दिल थाम के बैठिए, अपने दिल को काबू में रखिए, बिकॉज अब मूवी चालू होने वाली है सर, इनकम फ्रॉम सैलरी। क्या करें सर, थोड़ा सा कॉमेडी करना पड़ता है, हमको पता है अभी का जो टीचिंग चल रहा है ना, वो कॉमेडी बेस पे है। अगर आप कॉमेडी करोगे, डबल मीनिंग में बात करोगे, है ना, तभी आप लोगों को अच्छा लगेगा। और जब आप लोगों को अच्छा लगेगा, तभी फेमस होंगे हम, तभी हम भी कुछ यूट्यूब वगैरह से कुछ पैसे कमा पाएंगे। या अल्लाह, कैसे दिन दिखाओगे आप, और क्या होगा जो कॉलेज के बोरिंग टीचर थे उन लोग का। मैं तो सोचता हूँ कभी कभी, लिटरली मानिए, जब कॉलेज में जो टीचर लोग जो बोर है ना, मतलब आते हैं, पढ़ाते हैं, बैठते हैं, देयर इज नो एक्सप्रेशन, नो हैंड मूवमेंट एंड ऑल, उन लोग आगे क्या होगा? मेरा क्या होगा? मेरा कुछ नहीं होगा सर, मैं अपना देख लूंगा, डोंट वरी। आप लोग अपना सोचो आगे क्या करोगे। कोई जॉब नहीं है मार्केट में, और अगर ये ग्रेजुएशन अगर आप पास करके जब सर्टिफिकेट दिखाओगे ना इंटरव्यूअर को कि आप 2021 में 2020 में ग्रेजुएटेड हुए हैं, मार के भगाएगा आप लोग को। जब दिखाओगे ना 100 में 100, 100 आउट ऑफ 100, तो बी एक्सप्लेनेबल, हाँ, कि आप 100 में 100 कैसे लाए हैं। आप सपोज आपने इतने सारे पेपर में, ये जो आपका फर्स्ट सेम हो गया, सेकंड सेम हो गया, थर्ड हो गया, अभी आपका फोर्थ भी शायद ऑनलाइन हो जाए, तो जो आप 100 आउट ऑफ 100 ला रहे हो ना, और चेहरे पे इतना स्माइल आ रहा है आपका, इतना खुश हो आप, ठीक है, वो एक्चुअल में खुश नहीं है सर, वो नुकसान है आपके लिए। इमेजिन करिए कि आप अपना मार्कशीट लेके जा रहे हैं, एंड द पर्सन हु, मतलब जिसने पेपर आपका देखा है, वो देख रहा है कि यार आपने 100 आउट ऑफ 100 लाया है अकाउंट्स पे, 100 आउट ऑफ 100 लाया आपने मैथ्स पे, 100 आउट ऑफ 100 लाओगे टैक्स पे, कॉस्ट पे, 90 लाओगे कॉस्ट पे, तो क्या लगता है वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे? जब क्वेश्चन पूछेगा ना बेटे, उस वक्त सोचना, और उस वक्त मेरी बात को ना याद रखना, दिल खोल के रोओगे।
और उस वक्त मैं क्या हंसूंगा? नहीं नहीं सर, मैं हंसूंगा नहीं, ऑब्वियसली मैं नहीं हंसूंगा, बट हाँ बुरा लगेगा कहीं ना कहीं सर, और मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा, बस टाइम तब तक पास हो जाएगा। चलिए सर स्टार्ट करते हैं, बहुत हो गया ज्ञानबाजी, सोचते होंगे सर कितना ज्ञान देते हैं ना। चलिए देखिए, इनकम फ्रॉम सैलरी पे सर, द बेसिक सेक्शन दैट इज सेक्शन 15 चार्जेबिलिटी पे सर। नाउ चार्जेबिलिटी पे समझिए सेक्शन 15 क्या है। यस, तो चार्जेबिलिटी पे समझिए सर सेक्शन 15 क्या है। सेक्शन 15 बोलता है फॉलोइंग इनकम्स एज ए चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड सैलरी। सैलरी में सर ये मेरा टैक्सेबल होगा। एनी सैलरी ड्यू फ्रॉम एन एम्प्लॉयर और अ फॉर्मर एम्प्लॉयर टू एन एसएससी इन द प्रीवियस ईयर। एनी सैलरी ड्यू फ्रॉम एन एम्प्लॉयर, किसी भी एम्प्लॉयर के साथ सैलरी ड्यू है, या किसी फॉर्मर एम्प्लॉयर से भी इन दी प्रीवियस ईयर, मतलब होता है ना सर किसी एक साल में आपने छोड़ दिया, छोड़ के आपने नया कंपनी में शिफ्ट कर गए, जॉब कर गए, राइट, तो वो दोनों में टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब सपोज अगर आपने 1 अप्रैल में, जैसा कि मेरा एक फ्रेंड है रिसेंटली वो टीसीएस छोड़ के अभी एसेंचर्स छोड़ के वो ईएनवाई ज्वाइन किया, तो वो बंदा मान लीजिए कि आपको इनकम दिखाना है 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक का, ठीक है। तो उसने जॉब करा था, जॉब करके वो जुलाई के मंथ पे, सपोज वो बंदा जॉब कर रहा था एसेंचर में, एसेंचर में वो बंदा जॉब किया बिगिनिंग से लेके अप टू जुलाई तक का, वो जुलाई 2020 में वो एसेंचर में था, ठीक है। अब वो अगस्त से एसेंचर छोड़ के सर ईएनवाई में चला गया, क्लियर है। जब वो ईएनवाई में चला गया एसेंचर को छोड़ के, तो सर यहां अप्रैल से लेके जुलाई तक, अप्रैल से लेके जुलाई तक वो एम्प्लॉय किसका रहा? एसेंचर का। और अगस्त से लेकर मार्च तक, मार्च 2021 तक वो एम्प्लॉय किसका रहेगा? ईएनवाई का। तो इस प्रीवियस ईयर में ये दोनों इंक्लूड हैं, तो एसेंचर का भी अप्रैल से लेके जून तक का इनकम टैक्सेबल होगा, और जो ईएनवाई से सैलरी उठा रहा है अगस्त से लेके मार्च तक, ये भी टैक्सेबल होगा, ये बोथ आर टैक्सेबल, क्लियर है। वही वो पॉइंट वहां पर समझाने के लिए वहां पे बोला जा रहा है, आप पढ़ो वहां पे क्या लिख रहा है, एनी सैलरी ड्यू फ्रॉम एन एम्प्लॉयर और अ फॉर्मर एम्प्लॉयर दैट इज एसेंचर और ईएनवाई in the previous year whether paid in or paid in the previous year or not। तो सैलरी सर याद रखना ये एक्रूअल बेसिस में चार्ज होता है, मतलब अगर आपको सैलरी मिला है या तो मिलेगा, अगर मिल चुका है तब भी टैक्सेबल, मिलेगा तब भी इसी मंथ पे टैक्सेबल होगा। मतलब ऐसा नहीं कि मार्च महीना का सैलरी जो कि प्रैक्टिकली अप्रैल में मिलता है, राइट, मोस्ट ऑफ दी हैपेंड, जितना भी एमएनसी वगैरह में सब विद इन दैट मंथ, जो लास्ट एंड ऑफ दैट मंथ होता है ना, उसी मंथ पे आपको सैलरी मिल जाती है। अगर आप एमएनसी में जाते हो, सपोज मार्च का सैलरी है तो मार्च में मिल जाएगा आपको, एंड पे मिलता है, लास्ट वर्किंग डे पे आपको पैसा मार्च का मिल जाता है। लेकिन बहुत सारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है जो कि छोटी मोटी कंपनीज वगैरह होती है ना, वो आपको नेक्स्ट मंथ पे देती है। सपोज नेक्स्ट मंथ का 5, 6 और 7 वगैरह पे अगर कुछ न्यूली स्ट्रक्चर्ड कंपनी वगैरह है, थोड़ा सा डिले हो जाता है, वो 9, 10 में देती है, बिकॉज वो सर्वाइव करती है अपना फ्लो ऑफ मनी को लेके। बट हाँ, वंस इट विल बूम, तो हर किसी का यही होता है कि सर वो एम्प्लॉय को खुश रखें, जब वो खुश रहेंगे, वही होता है सर। तो एक्रूअल और रिसीव बेसिस विच एवर इज अर्लियर, दोनों में टैक्सेबल होता है। नेक्स्ट पे सर, एनी सैलरी पेड और अलाउड टू हिम इन द प्रीवियस ईयर। अगर कोई भी सैलरी पेड भी हो गई है तो फिर अलाउड हो रहा है प्रीवियस ईयर में, बाय और बिहाफ ऑन आर एम्प्लॉयर और अ फॉर्मर एम्प्लॉयर, सेम बातें हो रही है, दो नॉट ड्यू बिफोर इट केम टू ड्यू टू हिम। मतलब इन शॉर्ट में आपको क्या बता रहा हूं ना, अगर सैलरी एक्रूड है, अभी तक मिला नहीं है, तब भी टैक्सेबल होगा, ठीक है। अगर सैलरी ड्यू अभी नहीं होना था, बाद में ड्यू होना था, लेकिन रिसीव हो गया, तब भी टैक्सेबल होगा। नहीं समझ में आया सर? ये बोलना चाह रहा है कि अप्रैल से लेके मार्च तक का सैलरी, अप्रैल से लेके मार्च तक का सैलरी, ये तो आपका टैक्सेबल हो गई होगा ऑन एक्रूअल बेसिस। अगर आपको मिले चाहे नहीं मिले तो टैक्सेबल हो गई होगा। लेकिन सपोज आपने अप्रैल 2021 का भी सैलरी, अप्रैल 2021 का भी सैलरी
आपने मार्च में रिसीव कर लिया, कब रिसीव किया, मार्च 2021 में आपने रिसीव किया ना, तो ये भी टैक्सेबल हो जाएगा, ये भी टैक्सेबल हो जाएगा इन दी प्रीवियस ईयर 2021, ये 2021 में ये भी टैक्सेबल हो जाएगा ऑन रिसीव बेसिस में। कौन सा बेसिस में, रिसीव बेसिस में। क्लियर है, मतलब टोटल सर 13 मंथ के टैक्सेबल हो जाएंगे, 12 मंथ के ऑन एक्रूअल बेसिस में, और अप्रैल महीने की सैलरी सपोज आपको कोई जरूरत थी तो आपका बॉस आपको एडवांस में कुछ सैलरी दे दिया, तो एडवांस में जो आपको सैलरी दे देगा ना, तो वो उसी ईयर पे ही टैक्सेबल होगा। यस, तो उस वही चीज बता रही थी वो। अब नाउ सर अगर वो पिछला साल में टैक्सेबल हो गया ना, जैसा अप्रैल का जो मेरा अप्रैल का सैलरी था नेक्स्ट ईयर वाला, वो आपका मार्च में आपने रिसीव कर लिया, तो मार्च में टैक्सेबल हो गया। अब जब आप अप्रैल के बाद से जब नेक्स्ट ईयर में जब आप फाइलिंग करोगे ना, तो ये अप्रैल का सैलरी दोबारा टैक्सेबल नहीं होगा। ऑब्वियसली जो इनकम के ऊपर में एक बार टैक्सेबल हो गया ना, तो दोबारा उसमें टैक्सेबल नहीं होता है। क्लियर है, तो वही चीज बोल रहा है सर, एक्रूअल बेसिस या तो फिर रिसीव बेसिस, दोनों में टैक्सेबल होता है। और बोला कि एनी अरियर ऑफ सैलरी पेड और अलाउड टू हिम इन द प्रीवियस ईयर इफ नॉट चार्ज टू इनकम टैक्स, अगर वो इनकम टैक्स में चार्ज नहीं हुआ है तो इस साल चार्ज होगा। अगर वो पिछला साल में टैक्स ऑलरेडी दे चुके हैं उस इनकम के ऊपर में, उस सैलरी के ऊपर में, उस मंथ के सैलरी के ऊपर में, तो इस साल वो इनकम टैक्सेबल नहीं होगा। तो ये सेक्शन 15 का कवर क्या है सर, ये चार्जेबिलिटी बोलता है कि आप जो सैलरी रिसीव कर रहे हो, अगर वो एक्रू हो गया है, जैसा जनवरी में एक्रू होता, फरवरी का फरवरी में हो गया, तो अप्रैल से लेके मार्च तक का सैलरी दैट इज सपोज टू बी टैक्सेबल इन दिस ईयर होगा। आप अगर रिसीव बाद में करेंगे तब भी इसी मंथ में होगा। सपोज मार्च महीना का देखो एंड वाला में दिक्कत होता है, राइट, मार्च का सैलरी आपको अप्रैल में मिला, तो वो मार्च में ही टैक्सेबल, मतलब वो इसी साल ही टैक्सेबल होगा, वो नेक्स्ट मंथ में नहीं जाएगा। क्लियर है, लेकिन अगर अप्रैल महीना का सैलरी मतलब नेक्स्ट मंथ का सैलरी अगर आपको मार्च में मिला है, अभी मार्च में मिल गया है, तो वो मार्च में ही मतलब इसी फाइनेंशियल ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर पे नहीं होगा, बिकॉज ऑन रिसीव बेसिस। अब जब नेक्स्ट ईयर में जब आप जाओगे तो फिर वो पिछला मंथ वाला जो अप्रैल वाला आपने ऑलरेडी टैक्स प्रीवियस ईयर में दिखा चुके थे, वो इस साल का इनकम में टैक्सेबल नहीं होगा। क्लियर है, यही वो बात बोल रहा है। तो ये एक एग्जांपल पढ़ लीजिए आप, इससे समझ में आ जाएगा। पढ़िए, सैलरी इज चार्जेबल टू टैक्स ऑन ड्यू और रिसीव बेसिस विच एवर इज अर्लियर। तो सैलरी सर टैक्सेबल होता है ऑन ड्यू ऑन रिसीव बेसिस विच एवर इज अर्लियर, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू ऑन रिसीव बेसिस विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, एग्जाम्पल पढ़िए, इफ ए ड्रॉज हिज सैलरी इन एडवांस इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2021 इन द मंथ ऑफ मार्च, तो अप्रैल 21 का सैलरी वो मार्च में ले लिया, इटसेल्फ द सेम बिकम्स चार्जेबल ऑन रिसीव बेसिस में चार्जेबल हो जाएगा एंड इज टू बी एसेस एज इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर 2021। तो अप्रैल 21 दैट इज नेक्स्ट ईयर में जाता ना, 21-22 में वो आता, अप्रैल से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन वो अप्रैल का सैलरी मार्च में रिसीव कर लिया, तो प्रीवियस ईयर 20-21 असेसमेंट ईयर 21-22 में टैक्सेबल हो जाएगा। और जो सैलरी प्रीवियस ईयर 21-22 में था वो इंक्लूड अप्रैल का सैलरी को नहीं करेगा, बिकॉज ऑफ रिसीव बेसिस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा वाला पढ़िए, इफ दिस सैलरी ड्यू फॉर मार्च 2021 इज रिसीव बाय ए, अगर मार्च 21 का सैलरी ए मिल रहा है लेटर इन द मंथ ऑफ अप्रैल, तो अप्रैल 21 में मिलेगा, जो कि नॉर्मली होता है। नॉर्मली क्या फॉलो होता है, बी वाला, एक महीना का सैलरी नेक्स्ट मंथ में मिलता है, तो मार्च महीना का सैलरी अगर आपको अप्रैल में मिलेगा ना, तब भी वो चार्जेबल होगा प्रीवियस ईयर 2021 में ऑन ड्यू बेसिस। कौन सा बेसिस, ऑन ड्यू बेसिस में टैक्सेबल होगा। ठीक है, ऑब्वियसली द सैलरी ऑफ द प्रीवियस ईयर अगर वो टैक्सेबल हो गया, तो फिर सैलरी प्रीवियस ईयर 21-22 में वो इंक्लूड मार्च का नहीं होगा। अब आप बोलिएगा सर दोनों मजा मिल रहा है, हाँ सर ऐसे ही, कुछ कर नहीं सकते, कभी कभी दोनों होता है सर, है ना। अब गवर्नमेंट से लॉ लिखा है तो मानना पड़ेगा, उसमें आप झगड़े नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कुछ चीजें यही होती है, जो है वो है, इट इज एज इट इज, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। नाउ सर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए, ये मैं आपको बता रहा था। मतलब आपका एक बॉस होगा जो आपको बोलेगा उठ उठ, जो आपको बोलेगा बैठ बैठ, ठीक है, उसके बात मानोगे, दैट्स कॉल्ड एम्प्लॉयर। ठीक है, जो आपको एट द एंड में सैलरी देता है, जिसके ऊपर में आपका लाइफ डिपेंड रहता है ना।
आपका पूरा घर वाला डिपेंड रहता है, दैट्स कॉल्ड एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। अगर ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है तो फिर वो टैक्सेबल नहीं हो पाएगा, अगर ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर वो टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, अब ये रिलेशनशिप के ऊपर में मैं थोड़ा सा बात बताना चाहता हूं। सपोज मान लो कि आप किसी के यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करोगे, अगर उसके साथ रिलेशनशिप आपका बॉस वाला है तो दैट इज टैक्सेबल। हाँ, कोई स्कूल का टीचर है सर, अगर वो टीचर स्कूल का है तो स्कूल का एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट उसको सैलरी प्रोवाइड करती है, राइट, तो वो सर टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड सैलरी पे। लेकिन वही स्कूल टीचर ना एग्जामिनेशन वगैरह में जाता है, एग्जाम वगैरह में जाके पेपर वगैरह चेकिंग करता है, राइट, या कहीं पे कोई लेक्चर वगैरह पे दिया, कहीं पे कोई सेमिनार वगैरह हुआ तो वो भी पार्टिसिपेट किया, अगर वहां से उसका कोई इनकम आ रहा है तो क्या वो सैलरी में टैक्सेबल होगा? नहीं सर, वो उसका विद इन दी इंप्लॉयमेंट रिलेशनशिप के हिसाब से नहीं है। अगर वो इंप्लॉयमेंट रिलेशनशिप में कवर करेगा तो टैक्सेबल होगा, दैट इज बियॉन्ड द इंप्लॉयमेंट रिलेशनशिप, राइट। तो अगर इंप्लॉयमेंट रिलेशनशिप के बाहर में अगर आपको सर्विस देते हैं दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल, वो टैक्सेबल होगा, लेकिन अंडर द हेड सैलरी पे नहीं होके वो होगा अंडर द हेड अदर सोर्सेज में। ठीक है, वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा सर, सैलरी में नहीं होगा। क्या हो गया? उरी 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 उरी, यस। नाउ सर, इसमें जो थर्ड वाला पॉइंट है ना, ये मैं आपको समझा रहा हूं, ये ग्रेड पेमेंट सिस्टम होता है सर। ये देखिए, ये ग्रेड पेमेंट सिस्टम होता है सर, ये इसको अपने लोग ग्रेड पेमेंट सिस्टम बोलते हैं। नाउ इस चीज को बताइए, क्या ऐसा आपने देखा है कहीं पे? ऐसा देखा है ऐसा पैटर्न पे? ये पैटर्न पे देखा है 10,000, फिर 2,000, फिर 14,000, फिर 4,000, फिर 30,000 ऐसे करके? यस, देखा होगा सर। ये आपके बेसिकली पे स्केल इसको बोला जाता है सर। ये बेसिकली आपने गवर्नमेंट सेक्टर वगैरह पे आपने इस तरह का हायरार्की और पे स्केल बोला था, इसको पे स्केल बोला जाता है सर ऑन ग्रेडेड सिस्टम, ऑन ग्रेड सिस्टम। ये ग्रेड रहती है सर, ग्रेड सिस्टम के हिसाब से पे स्केल डिसाइड होता है। क्या है सर मतलब, इसको समझिए, काम आएगा ये। इसका मतलब ये होता है कि जब आप ज्वाइन करेंगे, जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपका सैलरी 10,000 होगा। कितना होगा? 10,000। और 10,000 करके आपका सैलरी हर साल 2,000 रुपए करके बढ़ेगा। इतना नहीं बढ़ता है गवर्नमेंट में भाई, मैक्सिमम 3% 4% बढ़ता है, इतना नहीं बढ़ता है। उसके लिए एग्जाम वगैरह पास करके आपको अपना हायर ग्रेड बढ़ाना पड़ता है। बहरहाल अगर आप 10,000 पे हो, आपका सैलरी हर साल 2,000 करके बढ़ेगा। कब तक? 14,000 तक का। तो आप जोड़ लो, 10,000 पे अगर आपने सपोज 1 अप्रैल को ज्वाइन किया तो नेक्स्ट 1 अप्रैल पे, नेक्स्ट ईयर पे सेम डेट में आपका सैलरी 12,000 हो जाएगा। फिर उसके बाद वाले साल में आपका सैलरी 14,000 हो जाएगा। वंस इट विल अचीव ₹14,000 ना, तब आपका सैलरी फिर 4,000 से करके बढ़ेगा। यस, 4,000 से करके बढ़ेगा सैलरी। तो 14,000, फिर 4 हो गया, फिर 18 हो गया थर्ड ईयर में, फिर फोर्थ ईयर में 22 हो गया, फिर फिफ्थ ईयर में 26 हो गया, फिर सिक्स ईयर में आपका सैलरी 30,000 रुपया हो जाएगा। इस तरह से और भी है, मैं आपको जैसे एक पॉइंट बता रहा हूं। तो ये हमारा पे स्केल है। नाउ आपने आपने सपोज ज्वाइन किया था 1 अप्रैल को, आपने 1 अप्रैल को ज्वाइन किया था। अब आपको बताना है कि यहां पे आपका इस मंथ पे, मतलब प्रीवियस ईयर, ये प्रीवियस ईयर 20-21 में आपका सैलरी क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर 20-21 में आपका सैलरी क्या होगा, तो इसको थोड़ा सा समझिए। तो इसको समझने के लिए क्या है ना, आप यहां पर इस तरह से एक पॉइंट पहले समझो, इस तरह से अपने लोग बना लेंगे। तो फर्स्ट डे, ऑन फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल में अगर आप जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा बताओ? फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल में अगर आप जाएंगे, फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल में जब अगर आप जाओगे तो 2015-16, मतलब 1 अप्रैल 2015 का आपने ज्वाइन किया था, तो अब नेक्स्ट बढ़ेगा कब? 1 अप्रैल 2016 में बढ़ेगा, राइट। तो पूरा 15-16 आपका सैलरी कितना रहा? 10,000।
फिर 16-17 में आपका सैलरी कितना हो जाएगा 12,000, फिर 17-18 में कितना हो जाएगा 14,000, फिर 18-19 में कितना हो जाएगा 18,000, फिर 19-20 में 22,000, फिर 20-21 में आपको रिमेंबर, आपको याद है कि आपका प्रीवियस ईयर कौन सा है? जी सर, प्रीवियस ईयर हमारा 20-21 है सर। तो प्रीवियस ईयर 20-21 के हिसाब से आपका सैलरी कितना होगा? 26,000 रुपया। तो 26,000 इंटू 12, 26,000 इंटू 12, दिस इज योर बेसिक पे। इसको अपने लोग बेसिक पे बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? बेसिक पे। इतना आपका बेस पे है। अब सर यहां ये समझना है, क्या सैलरी में सिर्फ यही मिलता है क्या? नहीं सर, दिमाग खराब है क्या? आपका बेसिक पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15,000 20,000 रहेगा, लेकिन फिर भी आप घर इन हैंड ऑलमोस्ट 60,000 to 70,000 लेके जाओगे अगर आपका पे ऑलमोस्ट 20-21 के आसपास है तो। क्यों है? क्योंकि आगे में बहुत सारा अलावेंस वगैरह है, वो अपने लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, तो ये हमारा पार्ट हो गया। अरे ठीक है सर। ओके, तो आपका सर सैलरी कितना हो गया? 26,000 इंटू 12 करके ये आपका सैलरी 3,12,000 हो गया, जिसको अपने लोग सर बेसिक पे बोलते हैं। बेसिक पे आपका कितना निकल जाएगा? 3,12,000। नाउ सर आपको आपको क्या सिर्फ बेसिक पे मिलता है क्या? सैलरी में सिर्फ आपको सिर्फ बेसिक पे मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा क्या? सर बहुत सारी चीजें मिलती है। ठीक है, एक बार देखिए कि सैलरी में आपको क्या क्या मिलता है। तो सैलरी में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे सैलरी का चैप्टर में बेसिकली आपको क्या क्या सीखना है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इसमें आएगा सर सबसे पहले बेसिक पे। ठीक है, नाउ बेसिक पे के बाद में जो नेक्स्ट में आपका आएगा, बेसिक पे के बाद में ये आप लोग सीखोगे सर रिटायरमेंट बेनिफिट आपको मिलती है। ठीक है, रिटायरमेंट बेनिफिट, डिफरेंट अलावेंसेस मिलती है। अलावेंसेस अपने लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको परक्यूजिट मिलता है। परक्यूजिट क्या है सर? पर्क्स जिसको बोला जाता है, जिसको पर्क्स अपने लोग बोलते हैं, ये मिलेगा। ठीक है, और फिर क्या है सर? और सर है यहां प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड, पीएफ जिसको बोलते हैं सर, पीएफ के बारे में अपने लोग पढ़ेंगे। और यहां पर सर एक और पार्ट आ सकता है, दैट इज प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी। प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी। ठीक है, इसके अलावा और भी आ सकता है सर, इसमें आपका बोनस, कमीशन, ये सब भी आता है। बोनस आ गया, कमीशन आ गया, इंसेंटिव हो गया सर, इंसेंटिव हो गया।
ठीक है, ये सब चीजें अपने को पढ़नी है सैलरी में। तो इनकम फ्रॉम सैलरी में आपको सैलरी में सिर्फ एज अ बेसिक पे नहीं मिलता है सर, बेसिक पे के अलावा आपको अलावेंसेस मिलती है, पढ़ेंगे अपने लोग डिफरेंट अलावेंसेस, डियरनेस अलावेंस होता है, एजुकेशन अलावेंस होता है, ट्रांसपोर्ट अलावेंस होता है, कॉन्वेंस अलावेंस होता है, मूवर्स होता है सर यहाँ से वहां जाने के लिए, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलावेंस उसको बोलते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे अलावेंस है, वो अपने लोग रीड करेंगे। रिटायरमेंट बेनिफिट, नाउ व्हाट डू मीन बाय रिटायरमेंट बेनिफिट? रिटायरमेंट बेनिफिट का मतलब सिंस आप किसी भी कंपनी में अगर आप मोर देन 5 इयर्स काम करते हैं ना और वो कंपनी ग्रो करती है तो इट मींस उसका ग्रोथ में आपका भी पार्ट है, आपका भी योगदान है। तो कंपनी क्या करती है ना, अपार्ट फ्रॉम सैलरी एंड ऑल द अलाउंस थिंग, कंपनी ग्रोथ के हिसाब से आपको ग्रेचुइटी देती है, आपको पेंशन देती है। मतलब रिटायरमेंट के बाद जो आपको पेंशन मिलता है, ग्रेचुइटी मिलता है, सपोज कोई लीव आपको, जैसा कि हर कंपनी सर चाहे प्राइवेट हो या पब्लिक हो, साल में आपको, जितने भी एमएनसी की मैं बात कर रहा हूँ, जितनी भी कंपनी रहेगी वो साल में आपको कुछ लीव देती है। नॉर्मल लीव 1 महीना का रहता है प्राइवेट में, जहां तक मैं जानता हूँ। गवर्नमेंट कंपनी में शायद 3 महीना 4 महीना, काफी लंबा उन लोगों का छुट्टी रहता है। तो दोस्त अगर कोई छुट्टी वगैरह नहीं लेना चाहते हैं और वो हॉलीडे अवेल नहीं करके वो कंपनी में काम करना चाहते हैं, तो उसको वो काम के अगेंस्ट में अपना सैलरी जो है सैक्रिफाइस जो उन्होंने किया अपना हॉलीडे को, छुट्टी को, तो वो छुट्टी ना सर एक्यूमुलेट करते हैं। एक्यूमुलेट कर लेने के बाद में उसको कंपनी पैसे देती है उस छुट्टी को, उस हॉलीडे को सैक्रिफाइस करने के लिए, जिसको लीव इन कैशमेंट बोलते हैं। तो वो सर रिटायरमेंट बेनिफिट में आप लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा बोनस, कमीशन, आपको बोनस मिलेगा, जैसा ईयरली बोनस मिलता है, कमीशन मिलेगा। इस साल बोनस ऑलवेज एमएनसी कुछ कुछ कंपनी के अलावा ने सब ने सर बोनस नहीं दिया है, इंसेंटिव वगैरह तो छोड़ी, तो सर जॉब बची है वही बहुत बड़ी बात है, पता है आपको। इंसेंटिव वगैरह से मिलता है सर। परक्यूजिट अपने लोग पढ़ेंगे। परक्यूजिट में बेसिकली क्या होता है ना, हम आपको पैसा नहीं देंगे। यहां पर अलावेंस में क्या होता है ना, हम आपको पैसे देते हैं उस काम करने के लिए, लेकिन परक्यूजिट में क्या होता है ना, हम आपको पैसे नहीं देके ना वही चीज प्रोवाइड कर देते हैं। मतलब ये क्या मतलब हुआ सर? मतलब ये बोलने का मतलब है कि ट्रांसपोर्ट अलावेंस मैं आपको हर महीना दूंगा, राइट। तो ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हो गया, आपको ऑफिस आने के लिए, ऑफिस से जाने के लिए, घर जाने के लिए, या तो फिर ऑफिस के काम करने के लिए जो आपको ट्रांसपोर्ट अलावेंस मैं देता हूं ना, वो नहीं देकर मैं आपको गाड़ी दे दूंगा, मैं आपको गाड़ी दे दूंगा, जाओ बेटे एंजॉय करो। तो जो गाड़ी मैं दे रहा हूँ ना उसका भी तो एक कॉस्ट आएगा ना, एनुअल बेनिफिट कॉस्ट आता है। तो जितना भी कॉस्ट आप यूज करोगे, बेनिफिट यूज करोगे ना उस गाड़ी को लेके, उसको परक्यूजिट बोलते हैं, वो टैक्सेबल हो जाएगा। जी हाँ। चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस, आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए मैं आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस दे रहा हूं, ठीक है। तो सर वो अलावेंस में कवर होता है, लेकिन मैं आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए खुद का स्कूल बना दिया हूं और वो स्कूल में आपके बच्चे को एडमिशन करा के फ्री में पढ़ा रहा हूं, ये बेनिफिट नहीं है आपके लिए। तो ऐसा अगर बॉस मिल जाएगा सर, महान है। तो सर ये बेनिफिट है, लेकिन ये बेनिफिट आपको मिल रहा ना, तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगा इन दी हैंड परक्यूजिट, ठीक है। इस तरह से और भी बहुत सारा है, कुछ कुछ एग्जेम्प्टेड परक्यूजिट भी है, वो अपने लोग पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ प्रोविडेंट फंड, आपका आपका सर ये प्रोविडेंट फंड क्या होता है ना, आपका सैलरी से, आपका सैलरी से कुछ पैसा अराउंड मैक्सिमम जैसा 12% क्या होता है ना, पीएफ के तौर पे डिडक्ट कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है सर? डिडक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। और ये जो पैसा 12% पीएफ के तौर पे डिडक्ट करके ना, ये कंपनी अपने पास नहीं रखती है, गवर्नमेंट का बहुत सारा स्कीम रहता है, गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड पीएफ अकाउंट में वो क्या करता है, सबमिट कर देता है। मतलब आपका एम्प्लॉयर, आपका बॉस आपका सैलरी से 12% काट के, 12% मैक्सिमम बता रहा हूं, इससे कम काट के, दैट इज बेसिक पे, किसका बताइए, ये आप लोग पढ़ेंगे, बेसिक प्लस डीए का। जो आपको बेसिक प्लस डीए मिलता है ना, उसका 12% काट कर हर महीना आपका सैलरी से ये पीएफ का अकाउंट में डाल देता है, जो कि मैंडेटरी है काटना। तो ये पीएफ का अकाउंट में काट देता है, और सेम अमाउंट ये तो आपका सैलरी से काटा ना, और सेम अमाउंट एम्प्लॉयर अपने पास से भी काट के इसमें डाल दिया करेगा, सेम अमाउंट अपार्ट फ्रॉम योर सैलरी और ये सब के अलावा सर। मतलब सपोज आपका टोटल सैलरी 40,000 रुपया है, उसमें से 2,000 रुपया आपका कटता है पीएफ के लिए, तो 2,000 रुपया काट के आपको सैलरी 38,000 मिला, राइट।
लेकिन 38,000 काट के आपको दिया, 2,000 रुपए पीएफ अकाउंट में, गवर्नमेंट पोर्टल में जाएंगे, ई पीएफ अकाउंट होता है, वहां पर आपका सबमिट कर दिया। नाउ सेम 2,000 एम्प्लॉयर अपने पास से भी, अपार्ट फ्रॉम योर सैलरी ऑल द थिंग, एम्प्लॉयमेंट लेसन के अलावा में 2,000 वो अपने पास से भी जमा देगा, तो आपका टोटल कितना जमा हो रहा है? 4,000। क्लियर है? तो ये बेनिफिट होती है सब प्रोविडेंट फंड पे, और ये आप विड्रॉ कर सकते हो, ऐसा नहीं आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो। नॉर्मली ये टैक्सेबल नहीं होता है, पढ़ेंगे अपने लोग रिटायरमेंट बेनिफिट में, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट के लिए ये पैसा जमा किया जा रहा है आपका। लेकिन एट द टाइम ऑफ नीड, अगर आपको नीड है, अगर आपने 5 साल से ज्यादा काम कर लिया और आपको जरूरत पड़ सकता है, आपने जॉब छोड़ दिया, आपको पैसे की जरूरत है, तो फिर ये गवर्नमेंट पोर्टल में अप्लाई करके आप जो पीएफ है उसको विड्रॉ कर सकते हो। क्लियर है? तो ये सारा पार्ट अपने लोग पढ़ेंगे सर। तो बेसिक हमारा कवर हो गया। आज सर अपने लोग रिटायरमेंट बेनिफिट पढ़ने वाला है। ठीक है, तो रिटायरमेंट बेनिफिट अपने लोग समझेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है सर। ये अलग से 5 मार्क्स का आ सकता है सर। ये टोटल सैलरी का चैप्टर से आपको बता दूं 20 मार्क्स सर कंफर्म आते ही आता है 20 नंबर का। दैट इज 15 मार्क्स एक बड़ा क्वेश्चन, 15 या आई गेस 10 मार्क्स है, और सर 5 मार्क्स करके या तो एक क्वेश्चन आएगा अगर पन्ना में आया तो, या तो 5 मार्क्स करके 2 क्वेश्चन आएगा। तो 20 मार्क्स इस चैप्टर से सर आप श्योर शॉर्ट समझ लो कि आएगा ही आएगा। तो ये सीखना है सर। बोलिए, बोर हो गए क्या? क्या करें बताइए हंसाने के लिए? कुछ जोक वोक मारे? क्या करें बोलिए? बोर हो जाते हैं ना सर आप लोग। क्या करें सर, हम नॉनवेज नहीं बोल सकते ना सर, शादी अभी तक नहीं हुई है ना। नॉनवेज अगर बोलेंगे, शादी अभी नहीं हुई है, फेमस वेमस हो जाएंगे ना, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा सर। समझे? देखिए सबको आता है, बट देर इज थिंग दैट यू कांट डू, देर इज थिंग दैट यू शुड डू, राइट? विच आई कांट, बट ठीक है, कभी कभी निकल गया तो अलग बात है। आइए सर पढ़ते हैं प्लीज। तो सर फोकस करिए रिटायरमेंट बेनिफिट में। तो रिटायरमेंट बेनिफिट में अपने लोग क्या क्या पढ़ेंगे पहले वो समझ लें। नाउ रिटायरमेंट बेनिफिट, रिटायरमेंट बेनिफिट मतलब क्या समझ में आ रहा है? जब आप बूढ़े होंगे तब, मतलब क्या आ रहा है सर? जब आप बूढ़े होंगे तब रिटायरमेंट बेनिफिट। तो रिटायरमेंट बेनिफिट में क्या आता है ना, रिटायरमेंट बेनिफिट में अपने लोग रीड करेंगे रिटायरमेंट बेनिफिट में सर अपने लोग पढ़ेंगे ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी, ठीक है, पेंशन, लीव इन कैशमेंट, लीव इन कैशमेंट, वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम, वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम। नेक्स्ट में आता है सर रिटरेंचमेंट कंपेंसेशन, रिटरेंचमेंट कंपेंसेशन। तो ये 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रेच्युटी, पेंशन और लीव इन कैशमेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ग्रेच्युटी। और इस टॉपिक में आपको समझ में आ जाएगा गवर्नमेंट जॉब क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों लोग इतना गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागे पड़े रहते हैं। जैसा बंगालीज है सर, अगर कोई वीडियो देख रहा है बंगाली, तो सर उसके लिए तो गवर्नमेंट जॉब इज लाइक अ टीम। क्योंकि जितने भी बंगालीज मेरे फ्रेंड है, जो भी लोग हैं ना सर, मतलब उन लोगों का माइंडसेट ऐसा रहता है ना कि दे वांट अ हैप्पी लाइफ, जो कि उनका बैलेंस हो। दे डोंट वांट मच मोर मनी, उन लोग को ज्यादा पैसे भी नहीं चाहिए, उन लोग को इतना सफिशिएंट मनी चाहिए, दे कैन सर्वाइव विद देयर फैमिली and make a good living and also give time to their family, to art and culture, to music and to restaurant। उनको खाना काफी पसंद है, तो इस तरह से सर उन लोग वर्क लाइफ बैलेंस करते हैं। और यहाँ पर अगर गवर्नमेंट जॉब कर लिया ना, तो उतना मच प्रेशर उन लोग के लाइफ में नहीं होता है। आराम से जितनी भी पैसे आया कमाया, 50-60 हजार जो भी मिला नहीं मिला, उससे अपने घर आराम से चल गया। सैटरडे संडे वीकेंड घूमना उमना, पिक्चर वगैरह देखना, रेस्टोरेंट में सर तोड़ना, बहुत सारा चीज है सर। तो ये उनका सर पर्सनली, इसलिए दे वांट द गवर्नमेंट जॉब काफी ज्यादा। ठीक है, आइए सर पढ़िए ग्रेच्युटी में।
प्लीज सर पूरा पूरा ध्यान यहाँ पे, पूरा 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 ध्यान यहाँ पे, इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, ग्रेजुएटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, प्लीज पढ़िए इसको। ग्रेजुएटी क्या है, तो सबसे पहले पढ़िए सर ग्रेजुएटी का मतलब क्या है। तो ग्रेजुएटी बेसिकली मैं आपको क्या बताया था कि अगर आपने 5 साल किसी भी कंपनी में रहा है तो उसका ग्रोथ फेज में आपका भी योगदान होता है, आपका भी हिस्सा होता है। तो कंपनी क्या होता है ना, उसको रिकॉग्नाइज करती है और आपको रिवॉर्ड देती है एज अ ग्रेजुएटी, ठीक है। तो ये ग्रेजुएटी बुलाया जाता है सर, पढ़िए। ग्रेजुएटी इज अ लमसम पेमेंट, एक लमसम पेमेंट आपको मिलता है विच इज गिवन टू हिज एम्प्लॉई ऑन हिज रिटायरमेंट और रिजिग्नेशन। तो रिजिग्नेशन मतलब ऐसे क्या, मतलब आप अभी ज्वाइन किया और 6 महीने के बाद में रिटायर कर लिया, बोले भैया तेरा ग्रोथ में मेरा हाथ है, दे 6 महीने का ग्रेजुएटी दे, नहीं, कम से कम 5 इयर्स, 5 साल तक अगर आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में भी, एमएनसी प्रोफाइल किसी भी प्राइवेट कंपनी में आपने 5 इयर्स से ज्यादा अगर आपने काम किया, देन यू आर अलाउड एंड यू आर लाइक वैलिडेट टू गेट द ग्रेजुएटी, आपको ग्रेजुएटी मिलना चाहिए। एंड इज लीगल एयर्स ऑन हिज डेथ, अगर डेथ हो गया तो उनका लीगल एयर्स को मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ हिज पास्ट सर्विसेज, अच्छे काम करने का अच्छा नतीजा मिलता है। यस, यही है रिवॉर्ड सिस्टम। Gratuity received by an employee on his retirement is taxable under the head salary, whereas gratuity received by the legal heirs of the deceased employee shall be taxable under the head other sources। मतलब क्या हो रहा है, बोलो बोलो, मतलब क्या हो रहा है, मतलब ये हो रहा है कि ग्रेजुएटी अगर आपको मिल रहा है क्योंकि आप जॉब में थे, आप सैलरी में थे, अगर आपको ग्रेजुएटी मिल रहा है तो वो ग्रेजुएटी अंडर द हेड सैलरी में टैक्सेबल होगा, छोड़ दिए छोड़ने के बाद में भी, ठीक है, तब भी आपका सैलरी में टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर आप मर गए हैं तो आपको तो नहीं मिलेगा, आपका उसको मिलेगा। अब उसको कौन है, या आप ही नॉमिनी की है भैया, जो भी है, आपका उसको मिलेगा, तो उसके हैंड पे वो सैलरी, वो ग्रेजुएटी अंडर द हेड सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगा, वो टैक्सेबल कहां होगा सर, अंडर द हेड अदर सोर्सेज में, बिकॉज वो आपका जो वो है या वो जो ही उसके साथ में आपका टैक्सेबल नहीं होगा। क्लियर है, क्योंकि वो आपके साथ इंप्लॉयमेंट रिलेशनशिप में नहीं था। नाउ ये हो गया सर। नाउ नेक्स्ट में सैलरी इन द बोथ द केसेस एग्जेम्प्टेड है। अब ये पूरा एग्जेम्प्ट नहीं है, मतलब पूरा टैक्सेबल नहीं है, एग्जेम्पशन है। वो एग्जेम्पशन डिसाइड होता है 10-10 में। कहां पे बताइए, 10-10 अपने लोग पढ़े थे ना वहां पे, यस, ग्रेजुएटी भी था, तो ग्रेजुएटी 10-10 में एग्जेम्पशन है। वो एग्जेम्पशन का 3 कैटेगरी है सर, अपने लोग पढ़ेंगे। वो कैटेगरी क्या है, फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए और फॉर अदर्स एम्प्लॉय के लिए। अदर्स एम्प्लॉय में भी 2 कैटेगरी है, अगर कोई कवर्ड है पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट, ये एक एक्ट है, इसमें कवर्ड है, या फिर वो नॉट कवर्ड है अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट, ठीक है। तो ग्रेजुएटी एक्ट क्या है सर, ये अलग एक्ट है, ये अपने लोग आप रीड कर सकते हो इसके बारे में। तो बेसिकली अगर आपका एम्प्लॉयर अगर आपको कवर्ड रखा है अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट या अंडर दी नॉट कवर्ड है अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट, तो उसमें एग्जेम्पशन जो है ना वो अलग है, डिफर है। ये चार्ट को देखिए सर, यही चार्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़िए। तो ग्रेजुएटी अंडर सेक्शन 10-10 में, याद रखिएगा सेक्शन क्या, अंडर सेक्शन 10-10, 10 क्या है, एग्जेम्पशन का सेक्शन, उसका सब सेक्शन 10 बोलता है ग्रेजुएटी का एग्जेम्पशन के बारे में। रिसीव ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस, सर अगर आप ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस में, अगर आप सर्विस के टाइम में रिसीव कर रहे हो, जी हाँ, सर्विस के टाइम में अगर आप रिसीव करोगे तो क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा। यस, बिकॉज हमारा हेडिंग क्या है, रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट का मतलब क्या हो गया, जब आप एज क्रॉस कर गए 65 और 60 इयर्स, उसके बाद में अगर आप बेनिफिट मिलेंगे, उसके बाद में अगर आप ग्रेजुएटी रिसीव करोगे, तब वो क्या होगा सर, तब वो क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस, सर्विस के दौरान अगर आप रिसीव करोगे तब वो क्या हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज, ठीक है। यस, रिटायरमेंट बेनिफिट के बारे में बात हो रही है, तो रिटायरमेंट में ही रिसीव करना है। अगर कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस में रिसीव करेंगे तो पूरा का पूरा फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। नाउ सर, रिसीव एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो 2 बातें सर याद रखिएगा। अगर ग्रेजुएटी कंटिन्यूएशन में रिसीव हुआ, आंख बंद करके, फुल्ली टैक्सेबल। अगर रिटायरमेंट में रिसीव हो रहा है तब अपने लोग आगे बात करेंगे। तो क्या बोला है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए फुल्ली एग्जाम, मुबारक हो, मुबारक हो, आपके घर में गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला दामाद आया, मतलब आपकी बेटी को अच्छे से रखेगा। क्यों, क्योंकि ये सारा बेनिफिट है। 3 महीना का छुट्टी आएंगे सर, शायद मैंने कहीं सुना था कि 180 डेज का छुट्टी मिलता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। आएंगे, डाउट है 180 डेज क्या सर,
मेरा एक फ्रेंड है सार्जेंट है सर, मैंने हार्डली उसको कभी विदाउट यूनिफॉर्म देखा होगा, देखा है लेकिन बहुत कम है, बेचारा काफी मेहनत करता है। तो सर अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो और ग्रेजुएटी आफ्टर रिटायरमेंट में रिसीव करोगे देन फुल्ली एग्जेम्प्ट, नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं देना है। क्लियर है? या आप अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप अदर्स पे हो ना तो आपको देखना पड़ेगा कि आप कवर्ड हो या फिर नॉट कवर्ड हो। यस, कवर्ड हो या तो फिर नॉट कवर्ड हो। तो अपना 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 दिमाग में ये मैप को बनाएंगे। तो ग्रेजुएटी सेक्शन क्या है? 10 बोले तो भाई 10 हमारा एग्जामिशन का सेक्शन था जो पढ़े थे, उसका सब सेक्शन 10 में ग्रेजुएटी है। तो अंडर सेक्शन 10 में ग्रेजुएटी क्या बोलता है? ग्रेजुएटी बोलता है फॉर द रिटायरमेंट बेनिफिट। तो इसका दो पार्ट अपने लोग डालो, एक अगर कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस, अगर कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस में अगर आया तो हमारा फुल्ली टैक्सेबल होगा फॉर ऑल एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट और अदर, बिकॉज ये रिटायरमेंट बेनिफिट के बारे में बात कर रहा है, तो कंटिन्यूएशन में पूरा टैक्सेबल। नाउ अब अगर रिटायरमेंट बेनिफिट में अगर वो आ रहा है, रिटायरमेंट में आफ्टर रिटायरमेंट, अगर वो रिटायरमेंट में अगर ग्रेजुएटी रिसीव होगा तब वहां पर फिर से दो पार्ट आ जाएगा, दो बातें हो जाएगी। अगर वो गवर्नमेंट है या वो अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फुल्ली एग्जाम, जाओ गवर्नमेंट जॉब करो। अगर वो अदर है, अगर वो अदर्स है तो फिर दो बातें आ जाएगी। दो बातें क्या है बताओ? कि वो कवर्ड है अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट या वो नॉट कवर्ड है अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट। क्लियर है? दिस इज व्हाट ग्रेजुएटी इज। क्लियर हो गया? तो हमारा सर फुल्ली टैक्सेबल कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस है, समझ गए? फुल्ली एग्जाम्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। तो हमें जो पढ़ना है ग्रेजुएटी में कि अगर वो कवर्ड होगा पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट में तो क्या एग्जेम्पशन मिलेगा, और अगर वो नॉट कवर्ड होगा पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट में तो क्या बेनिफिट मिलेगा एग्जेम्पशंस के लिए। वो चीजें सर यहां पे लिखी हुई है, प्लीज रीड करिए। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए सर इन केस ऑफ सच एम्प्लॉय इंटायर अमाउंट ऑफ ग्रेजुएटी इज फुल्ली एग्जाम। तो आप समझ में आया, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के सब करना चाहते हैं, यस बेनिफिट है सर। नंबर 2, employees covered under the payment of gratuity act 1972, in such cases lease of the following shall be exempt। क्या हुआ? कुछ नहीं ना, ठीक। the amount of gratuity receive, अब यहां पर क्या बोला है सर? अगर कवर्ड रहेंगे इन केस लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी exempt। लीस्ट मतलब 3 ऑप्शन दिया रहेगा सर, 3 ऑप्शन में से जो सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट है। ठीक है? तो ग्रेजुएटी कवर्ड में जितना आपको ग्रेजुएटी मिला, सपोज 5 लाख रुपए आपको ग्रेजुएटी मिला, राइट? तो 5 लाख रुपए आपको जो ग्रेजुएटी मिलेगा उसमें 3 पार्ट आएगा। कितना पार्ट आएगा सर? 3 पार्ट आएगा। अगर ग्रेजुएटी आपको मिल रहा है, यस, अगर ग्रेजुएटी आपको मिल रहा है, हमको बताइए, ग्रेजुएटी अगर आपको मिल रहा है ड्यूरिंग सर्विस के दौरान में अगर मिल रहा है तो क्या होगा? सर्विस के दौरान में मिल रहा है तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। हाँ सर, ओह सॉरी, ड्यूरिंग सर्विस में क्या होगा सर? वो मेरा फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा सर। क्या टैक्सेबल सिर्फ अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए या गवर्नमेंट एम्प्लॉय? ऑल टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय, सब एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर वही ग्रेजुएटी रिटायरमेंट बेनिफिट में मिल रहा है, रिटायरमेंट के बाद मिल रहा है या रिटायरमेंट के समय मिल रहा है तो दो बातें हो जाएगी। वो दो बातें क्या है? अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो भाई फुल्ली एग्जेम्प्ट, मुबारक हो, दामाद का गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है? तो मुझे सर गवर्नमेंट जॉब पता नहीं, शुरू से उतना ज्यादा दिल नहीं माना, और आज कहीं ना कहीं ये सोचता हूँ, अफसोस करता हूँ शायद अपनी थोड़ा हेक्टिक लाइफ को वगैरह लेकर, कि गवर्नमेंट जॉब रहते तो शायद थोड़ा इजीनेस होता, बट ऐसा नहीं है सर। सबको दूसरा का घर या दूसरा का जॉब या दूसरा का और भी कुछ, समझ गया? हाँ, डबल मीनिंग बोला मैंने, ठीक है, चलो चलता है इतना तो अच्छा लगता है।
ठीक है, अपना कुछ अच्छा नहीं लगेगा। वंस आप उस चीज को चाहोगे, यहाँ आपका टारगेट है वो आप रिसीव करोगे, राइट, लेकिन वंस यू अचीव इट ना, आपको वो चीज मिल गया ना, अब वो धीरे धीरे ना वो अच्छा नहीं लगेगा, ये ह्यूमन नेचर है सर। देन यू वांट समथिंग न्यू, तब आप दूसरा देखोगे, वो आपको अच्छा लगने लगेगा। वो खराब है, उसको भी पता है, लेकिन वो अच्छा लगेगा, उसको आपका अच्छा लगेगा, आपको उसका अच्छा लगेगा। ऐसा होता है सिचुएशन। अब जैसा मेरा एक फ्रेंड है सर, WBCS ऑफिसर है, राइट, उस वो परेशान है। वो बोला अरे यार बहुत काम है, ये वो है ना, आराम नहीं है, वहां जाना पड़ता है, यहाँ जाना पड़ता है, कैसे क्या करेंगे नहीं करेंगे। मैं बोलता हूँ यार मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए अच्छा होता। वो बोलता काश में CA बन जाता। बोलता ऐसा सिचुएशन है सर, बताइए। ना वो खुश है ना वो मैं खुश हूँ। मैं कभी कभी सोचता हूँ चल ना भाई एक बार ना रोल थोड़ा सा चेंज कर ले, स्विच, सुने तो ऐसे ऐसा कर ले। पॉसिबल नहीं है सर प्रैक्टिकल लाइफ में, वो सब मूवी में पॉसिबल है, यहाँ में नहीं। ऐसा अगर हो गया बेटा एक दिन का CA, चल एक दिन का हम तेरा जिंदगी जी ले, एक दिन के लिए ते मेरा जिंदगी जी ले, तब तो हो गया। मूवी में ये सब चलता है। नाउ सर अदर्स में आएंगे, तो अदर्स में अगर हो गया तो फिर से दो बातें हैं सर। दो बातें क्या है कि वो कवर्ड है अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट में, या तो वो नॉट कवर्ड है अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट। ठीक है, कवर्ड एंड नॉट कवर्ड। अगर वो कवर्ड रहेगा, अगर वो कवर्ड रहेगा तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो सबसे कम है, जो तीनों में से जो मैं आपको भी बताने जाऊंगा, जो सबसे कम है लीस्ट जो तीनों में से रहेगा वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। नंबर 1 में क्या है सर, एक्चुअल अमाउंट रिसीव, वो अपने लोग पढ़ लेंगे। एक्चुअल अमाउंट रिसीव, जो आपने रिसीव किया। एक्चुअल अमाउंट रिसीव। नंबर बी पे सर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ₹20 लाख, 20 लाख रुपया मैक्सिमम। हाँ ठीक है, वो 3 है, आप उसको 2 कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैक्सिमम लिमिट है, मतलब 20 लाख से ज्यादा का आपको अलाउड नहीं होगा। ये लिस्ट है बाबू। लीस्ट का मतलब क्या होता है, लिस्ट, अंग्रेजी लिस्ट, अंग्रेजी सर ले लेगी, अच्छे से पढ़िए। लीस्ट का मतलब तीनों में से जो कम होगा वो अलाउड होगा। नंबर 3 में जो है ना सर, ये अपने को जानना है, यही इंपॉर्टेंट है। तो नंबर 3 में क्या बोलता है, 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। 3 चीजें। तो बोल रहा है 15/26 इंटू लास्ट मंथ सैलरी, मतलब अगर आप रिटायर किए हैं अगस्त में तो जुलाई महीना का सैलरी कितना था, ठीक है। और अगर आप रिटायर किए जुलाई में तो जून महीना का सैलरी कितना था। अब सैलरी का मतलब अपने लोग पढ़ेंगे कि सैलरी का यहां पर मीनिंग क्या है, ठीक है। उसके बाद सर नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स, इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। 6 महीने का एक्सेस में अगर आपने सर्विस दिया, मतलब कितना साल आप वहां पे रहे हैं। अगर वो 6 महीने से ज्यादा भी हो रहा है तो उसको पूरा 1 साल काउंट करेंगे। नहीं समझ में आया सर, मैं इसको समझाता हूं अच्छे से। देखिए, तो थर्ड में क्या बोला है, थर्ड में बोल रहा है कि 15/26, 15/26 पहला पॉइंट। फिर इनटू हो रहा है लास्ट मंथ सैलरी, लास्ट मंथ सैलरी, ठीक है। फिर हो रहा है सर लास्ट मंथ सैलरी, मतलब अगर आप अगस्त में ड्रॉ किए तो जून में, सॉरी जुलाई में, जुलाई में किए तो जून में। इनटू हो जाएगा सर नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड, मतलब उस कंपनी में आप कितना साल तक काम किए हैं। अब इसमें और पार्ट भी है, मतलब अगर 6 महीने से ज्यादा काम किए हैं इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स तो उसको पूरा 1 साल काउंट करेंगे। तो पहले इसको समझते हैं, पहले इसको समझते हैं। तो सपोज आपने वहां पे 30 ईयर्स, बाप रे बाप 30 साल बहुत ज्यादा होता है, ना 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 20 साल, 20 ईयर्स 7 मंथ काम किया, 7 मंथ, ठीक है। तो ये इक्वल टू हो जाएगा सर 21 ईयर्स, क्योंकि 6 महीने से ज्यादा है। आपने 20 साल 11 महीना काम किया है, अगेन 21 ईयर्स।
आपने 20 साल 6 महीना काम किया है, 6 महीना बाद में आते हैं, आपने सर 20 साल 6 महीना काम 5 महीना सपोज आपने काम किया, 20 साल 5 महीना आपने काम किया तो 20 रहेगा, बिकॉज 6 महीने से कम था। ठीक है, आपने 20 साल 6 महीने काम किया। अब यहां पे क्या है, यहां पे पॉइंट है सर एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स, तो यहां पे 20 ही रहेगा। अगर आप 20 साल 6 महीना एक दिन काम किए हैं, अगर आप 20 साल 6 महीना सर एक दिन काम किए हैं, तब वो 21 साल हो जाएगा। एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स का मतलब सर यही होता है कि अगर आपका टोटल 20 था, टोटल अगर आपका 20 साल 6 महीना था ना, और एक दिन हो गया, इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स हो गया, तो वो पूरा पार्ट ऑफ द मंथ को अपने लोग पूरा ईयर जोड़ देंगे, पूरा एक साल वो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर 20 साल 20 ईयर्स 6 मंथ्स एंड 1 डे है, एक दिन अगर हो गया तो ये 21 ईयर्स हो। तो ये चीज बोल रहा है कि नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट ऑफ द मंथ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स, उसको पूरा एक साल कंसिडर करेंगे। ये हो गया नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर पे। नाउ लास्ट मंथ का मतलब आपको हम समझा दिए। नाउ व्हाट डू मीन बाय सैलरी? सैलरी का मतलब क्या होता है, तो यहां पर समझिएगा सैलरी में यहां पर क्या मीनिंग है। सैलरी का एक बार मीनिंग देखिए, यहां पर देखिए यही बात पढ़ा है, यहां पे पढ़ी क्या लिखा, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस का मतलब क्या होता है, इंक्लूड्स एनी फ्रैक्शन इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। तो 10 years 9 month will be treated as 11 year, 10 year 5 months or 6 months will be treated as 10 years. ठीक है, नाउ सैलरी मीन्स सैलरी लास्ट ड्रॉन इन कैश, इन कैश या फिर वही इन कैश मतलब नॉट एनी कैश गांधी नहीं, सिर्फ बैंक में भी होगा, चेक में भी होगा, इंक्लूडिंग डियरनेस अलावेंस। अभी डियरनेस अलावेंस क्या है सर? डियरनेस अलावेंस, बट डज नॉट इंक्लूड एनी बोनस कमीशन एनी अदर अलावेंस, इंक्लूड नहीं होता है। सर डीए क्या होता है, एक बार समझिएगा डीए के बारे पे। यस, पढ़िए डीए के बारे में। डियरनेस अलावेंस इज गिवन टू एम्प्लॉय टू मीट द इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग, where employer or employee makes an agreement to increase DA is calculation of retirement or retirement benefit, then it is said that DA forms part of salary। मतलब वो डीए रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट हो रहा, फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी। अगर एग्रीमेंट होता है कि डीए इंक्रीज होगा इस कैलकुलेशन ऑफ रिटायरमेंट और रिटायरमेंट बेनिफिट के हिसाब से वो इंक्रीज होगा, तो उसको हम लोग फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी बोलते हैं। अदरवाइज डीए नॉट फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी, मतलब वो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट में आपको क्वेश्चन में बता देगा कि डीए फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी है, मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए है या नहीं है। तो ये डीए अपने लोग यहाँ पे क्या करते हैं सर, ऐड कर देते हैं। तो यहां पे जो सैलरी लेंगे ना आप, सैलरी का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, सैलरी का मतलब यहां पे बेसिक प्लस डीए, बेसिक प्लस डीए। तो यहां पे सर सैलरी का मतलब होता है बेसिक प्लस डीए। ठीक है, ये पॉइंट है सर कवर्ड में। तो कवर्ड में अपने ने देखा सर कितना पार्ट है, 3 पार्ट है, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। जितना ग्रेचुइटी मिला पहला वो, मैक्सिमम लिमिट 20 लाख, थर्ड वाले ही समझना है 15/26, ये सर डेज है। मतलब एक्चुअल में ग्रेचुइटी ना जितना भी साल हो गया ना उसका आधा महीना कर दिया था। मतलब 1 ईयर में 15 डेज का सिर्फ सैलरी होता है, हाफ मंथ का। एक साल में 15 डेज का सैलरी आपको दिया था ग्रेचुइटी में। 26 इसलिए इसलिए यहाँ पर 26 डेज एक्चुअल में, वो संडेज को हटाकर वर्किंग डेज में, सैटरडे को इंक्लूड करके वर्किंग डेज में 26 लिया जाता है। 15/26 ये डिफॉल्ट है, ये चेंज नहीं हो सकता। लास्ट मंथ सैलरी क्लियर है, तो अगस्त रहा तो जून में, या जुलाई पे जुलाई रहा तो जून में। और सैलरी का मतलब क्या होता है, बेसिक प्लस डीए, बेसिक प्लस डीए। और नंबर ऑफ ईयर का मतलब क्या है सर, कंप्लीटेड ईयर लेना है इन पार्ट ऑफ दी एक्सेस ऑफ दी 6 मंथ्स। क्लियर है, तो ये तीनों में से जो सबसे कम रहेगा वही एग्जेम्प्टेड होगा, वही लेस हो जाएगा। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन सर है, एक क्वेश्चन मैंने बनाया है काफी खूबसूरती से, एक बार इसको रीड करिए पहले। हाँ थक गया हूं, थक गया हूं।
पढ़िए एक बार उसको अच्छे से। यस सर, बोलिए क्या करने कहते हैं। सब गंदा आदत नहीं है सर, पानी पीने कहते हैं। पढ़िए क्या लिखा है सर। मिस्टर एक्स रिटायर फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन। मिस्टर एक्स रिटायर फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर 25 years 10 months। आफ्टर 25 years 10 month। इसका मतलब यहां पे कितने साल हो गए बाबू? 25 साल 10 महीना है, तो वो 6 महीने से ज्यादा है, राइट। तो यहां पर अपने लोग 26 ईयर काउंट करते हैं, सॉरी। उसके बाद में क्या लिखा है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हिज बेसिक सैलरी वाज ₹10,000 पर मंथ एंड डी ₹5,000 पर मंथ। ठीक है, तो टोटल सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट कितना हो गया सर? 15,000 रुपया सैलरी हो गया। ठीक है, और क्या बोला है, ऑन द रिटायरमेंट ही रिसीव अ ग्रेचुइटी ऑफ ₹2,75,000 एंड ही इज कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट। कंप्यूट टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी। तो ग्रेचुइटी का अमाउंट क्या है, ये आपको निकालना है। क्लियर है? इसका फॉर्मेट सेम रहता है सर, एसएससी मिस्टर एक्स स्टेटस इंडिविजुअल प्रीवियस ईयर 20-21 असेसमेंट ईयर 21-22। लिखना है हेडिंग में कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी व्हेन द पेमेंट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। फॉर्मेट इसका कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, ये ज्यादा बड़ा हो गया। इस तरह का सर फॉर्मेट होगा। तो अपने लोग इस चीज को सॉल्व करते हैं सर। तो ग्रेचुइटी रिसीव कितना किया था, देखिए ये पूरा लिखना है आपको इस तरह से सजा के। यहाँ तो ग्रेचुइटी रिसीव कितना हुआ, ये रिसीव हुआ 2,75,000, तो यहां लिख देंगे 2,75,000। ठीक है, उसके बाद में सर क्या लिखा है कि फी एग्जेम्पशन रिमेंबर 10-10 अंडर सेक्शन 10-10 लीज ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स। क्या है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी रिसीव, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2,75,000। मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट कितना था, 20 लाख। 20 लाख रुपए यहां पे बैठा देंगे, राइट। और ये अपने लोगों को निकालना है, कंप्यूट करना है। तो ये कैसे होगा सर बताओ। 3 पार्ट मैंने आपको बताया था। पहला हो जाएगा 15/26, यस, इनटू लास्ट मंथ सैलरी डॉन, सैलरी इंक्लूड बेसिक प्लस डीए, तो 10,000 बेसिक प्लस 5,000 रुपया, 15,000 रुपया। क्लियर है? इनटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। 25 ईयर्स 10 मंथ था, तो अपने लोग कितना लेंगे 26। करो कैलकुलेटर में कितना है, 15,000 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 26 इंटू 26, तो ये आ रहा है सर 2,25,000 रुपया। तो यहां आ जाएगा 2,25,000 रुपया। क्लियर है? खत्म, निकल गया। नाउ विच एवर इज लोअर, तीनों में से लोअर कौन सा है, लीस्ट। रिमेंबर तीनों में से लोअर कौन सा है, बी वाला है, तो ये हो जाएगा 2,25,000 रुपये। अरे टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ग्रेजुएटी कितना आ रहा है, ऐसे कैसे, 15 इंटू 15 2,25,000 होगा ना। यहाँ कितना था 2,75,000, 15,000 इंटू 26 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 26, 2,25,000 माइनस 2,75,000, 50,000 होगा सर। ये 50,000 रुपया होगा। ठीक है, ये हो गया।
हो गया सर, खत्म। यही है टैक्सेबल ग्रेजुएटी निकालना। क्लियर है? तो ये हमारा सर टैक्सेबल ग्रेजुएटी हो गया है विच आर कवर्ड, जो हमारा कवर्ड था, तो ये कवर्ड वाला हो गया। नाउ कमिंग टू नॉट कवर्ड। अब अगर आप नॉट कवर्ड में आओगे, जो कि ग्रेजुएटी एक्ट में कवर्ड नहीं है, अब आप उसमें देखो, अगर वो कवर्ड नहीं है तो एक तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव, ये एज इट इज सेम रहा, मतलब एक्चुअल अमाउंट रिसीव ये एज इट इज सेम रहेगा फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। दूसरा पे सर मैक्सिमम जो लिमिट है ना, मैक्सिमम लिमिट वो भी सेम रहेगा 20 लाख रुपया, ठीक है। चेंज हो जाएगा ये थर्ड वाला चेंज हो जाएगा सर, ये थर्ड वाला चेंज हो जाएगा, यही समझना, ये थर्ड वाला चेंज हो जाएगा। यस, पहले 15/26 था ना, तो अभी यहां पे 15/26 नहीं हो गया ना सर, 15/30 होता है, एंड विच इज इक्वल टू 1/2। तो 15/26 नहीं करके 15/30, 30 डेज लेते हैं इंक्लूडिंग संडे, तो एक तो 1/2 हो गया। अब ये मल्टीप्लाई होता था लास्ट मंथ सैलरी से ना, यहां पर होता है सर लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी, आपको ये समझना है, लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी सर, लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी, ठीक है। फिर ये मल्टीप्लाई होगा, सैलरी का मतलब अपने लोग जानेंगे, फिर यहां पर मल्टीप्लाई होगा नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। नाउ नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, तो 15/26 का जगह अपने लोग ने क्या लिया सर, अपने लोग ने हाफ लिया। लास्ट 10 मंथ सैलरी, वहां था लास्ट मंथ सैलरी, यहां पर है लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी सर, एवरेज सैलरी। और यहां पर एक चीज समझिएगा, सैलरी का मतलब यहां पर अलग है, वहां क्या था बेसिक प्लस डीए, यहां पर बेसिक तो यहां पर सर एक तो बेसिक है प्लस बेसिक प्लस डीए, यहां पर जो डीए है ना सर वो फॉर्मिंग पार्ट है, कौन सा पार्ट है, वो मेरा फॉर्मिंग पार्ट है, मतलब जो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए उसका कैलकुलेशन के हिसाब से डीए निकाला है, उसको फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी बोलते हैं, केवल आपको वही लेना है डीए। तो ये डीए में ना लिखा रहेगा क्वेश्चन में फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी या वेदर इट इज फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, अगर वो लिखा रहा उसी पोर्शन को ही लेना है आपको। सपोज वहां पर आपका डीए 5,000 है, बोला 60% इज फॉर्मिंग पार्ट, तो आप डीए पूरा 5,000 नहीं लोगे, 60% 5,000 का 3,000 आता ना, आप यहां पे डीए 3,000 लेना है। क्लियर है? और अगर नहीं बोला तो आप पूरा एज्यूम कर लो, पूरा 5,000 एज्यूम कर लो, और एजम्पशन ऐसा लेना कि ऑलवेज क्लाइंट का फायदा हो, एसएससी का बेनिफिट हो, तो पूरा 5,000 डीए ले लेंगे। प्लस प्लस आता है सर फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन, क्या आता है, फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन टर्नओवर, अचीव बाय इंप्लॉई, अगर इंप्लॉई आपका टर्नओवर बढ़ाने में काम किया है और उसके अगेंस्ट में आप उसको कमीशन दोगे, क्योंकि वो क्लाइंट लाया आपके लिए, अगर उसके अगेंस्ट में आप उसको कमीशन दोगे ना, तो वो जो टर्नओवर जितना आपका बढ़ा है उसके वजह से उसके ऊपर जो आप कमीशन दोगे ना, दैट शुड बी फिक्स परसेंटेज। टर्नओवर के ऊपर में, किसके ऊपर में, नेट प्रॉफिट के ऊपर नहीं, टर्नओवर के ऊपर में, वो भी यहां पे ऐड हो जाएगा सैलरी का मतलब में। तो सैलरी का मतलब में ये सारा चीज इंक्लूड है, ठीक है। और ये जो सैलरी है ये आपको 10 मंथ का एवरेज निकालना है, रिमेंबर, यस, ये जो है 10 मंथ का एवरेज निकालना है, तो यही डिफिकल्ट है सर,
ये अपने लोग सीखेंगे। और यहाँ पे नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स में आपको समझना होगा फ्रैक्शन जो था ना, फ्रैक्शन 6 मंथ्स वाला, यहां पे अपने लोग इग्नोर कर देते हैं। मतलब 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 ये होता है बेटे कि अगर 20 ईयर्स 6 मंथ्स, 20 ईयर्स 6 मंथ्स 20 साल, यस, 20 ईयर्स 11 मंथ, 20 ईयर्स, 20 ईयर्स 5 मंथ, 20 ईयर्स, 20 ईयर्स 11 मंथ, 29 डेज, 20 ईयर्स। मतलब पूरा फ्रैक्शन को अपने लोग इग्नोर करते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस लिया जाता है, ठीक है। तो उसमें और इसमें क्या चेंजेस है आप थोड़ा सा देखो पहले। कवर्ड और नॉट कवर्ड में फर्क क्या है, चीज समझो बेटे, दोनों में कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है। अगर एक्चुअल अमाउंट रिसीव बोला तो ये दोनों में क्या है, यहां पर भी सेम है, यहां पर भी सेम है। मैक्सिमम लिमिट कितना है, यहां पे भी 20 लाख, यहां पर भी 20 लाख, कोई चेंजेस नहीं है। थर्ड में दिक्कत है सर, 3 चीज चाहिए यहां पे, है ना, एक डेज, सैलरी और नंबर ऑफ ईयर कितना साल तक रहा। तो आधा देते हैं अपने लोग, हाफ मंथ का सैलरी देते हैं। तो 15/26 यहां लेते हैं कवर्ड में, यहां लेते हैं 15/30, इन शॉर्ट में 1.5, ठीक है। यहां था लास्ट मंथ का सैलरी, मतलब अगर आप अगस्त में रिटायर करेंगे तो जुलाई में, अगर मई पे रिटायर करेंगे तो अप्रैल में। लास्ट मंथ का सैलरी लेना था, और सैलरी का मतलब क्या था, बेसिक प्लस डीए में टोटल, फार्मिंग नॉट फार्मिंग दोनों ही यहां आ जाता था, मतलब पूरा 5,000। यहां ऐसा नहीं है, यहां पर लास्ट 10 मंथ का सैलरी निकालना है, एवरेज सैलरी लास्ट 10 मंथ, मतलब ओमिटिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। तो अगर अगर सपोज मान लो कि अगर आप अक्टूबर में रिटायर करेंगे, अक्टूबर में, तो अक्टूबर में रिटायर करेंगे तो उस मंथ को छोड़ के सितंबर से जनवरी से सितंबर 9 महीना होता, तो दिसंबर से, लास्ट ईयर दिसंबर से लेकर सितंबर करंट ईयर तक का पूरा 10 महीना का सैलरी आप निकालोगे, उसको डिवाइडेड बाय 10 करोगे, वो आपका निकल जाएगा एवरेज सैलरी। उसी सैलरी को लेना है। नहीं समझे, फिर से समझिए। सपोज आप रिटायर करोगे दिसंबर में, तो दिसंबर मंथ को छोड़ के पिछला मंथ से पिछला 10 महीना, तो दिसंबर महीना को छोड़ के नवंबर, नवंबर से पिछले 10 महीना में जाओ, तो जनवरी से लेके नवंबर तक 11 होता, मतलब फरवरी से लेना आपको। तो फरवरी से लेके पूरा नवंबर तक का सैलरी का टोटल 10 महीना का होता है, डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे, वो हो जाएगा लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी। और वो सैलरी में क्या क्या लेना है, वो सैलरी में आपको लेना है बेसिक, सैलरी में आपको लेना है बेसिक और डीए लेना, बट डीए यहां पर कौन सा पार्ट, फॉर्मिंग पार्ट, रिटायरमेंट बेनिफिट वाला पार्ट, वो लेना है। अगर क्वेश्चन नहीं बोले तो पूरा एज्यूम्ड करिएगा फॉर्मिंग पार्ट के लिए। और फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन टर्नओवर, याद रखिएगा टर्नओवर के ऊपर में अचीव बाय एम्प्लॉय। और क्या है थर्ड वाला में, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर, यहां पर पार्ट ऑफ द मंथ अपने लोग लेते थे, यहां पार्ट ऑफ द मंथ अपने लोग नहीं लेते हैं। क्लियर है? नाउ दिस इज द थिंग सर, ये चीजें हैं, ये चीज जो है इसको उतार लीजिएगा कहीं पर। ये जो ग्रेजुएटी है ना, ये ग्रेजुएटी का ये जो पार्ट है, इस पार्ट को एक कॉपी में, या फिर देखिए वो उतरा हुआ ही है, अच्छे से लिखा हुआ है, आप इसको उतार सकते हैं समझने के लिए। तो हमारा सा नॉट कवर्ड वाला प्लीज करते हैं अपने लोग। देखें, आइए एम्प्लॉइज अदर्स के लिए पढ़िए, नॉट कवर्ड, हुआ नॉट कवर्ड। टाइम हो गया क्या? हाँ सर, 1.5 घंटा हो गया, बस 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 5 से 10 मिनट, 5 से 10 मिनट। हमको लगा आप लोग पक गए होंगे, हमको नहीं लगता है कि आप लोग वीडियो जो इतना लंबा है ना एक बार में देख पाते होंगे, है ना। अब इंशाल्लाह ना नेक्स्ट टाइम से कुछ बीच में ब्रेक लेने के लिए ना कुछ इंतजाम करेंगे, रुके आप लोगों के लिए ब्रेक वगैरह का भी कुछ सीन लगाएंगे, है ना। वेट एंड वॉच क्या करते हैं आगे, आप लोग एंटरटेनमेंट के लिए भी कुछ करेंगे। अब हम ऐसे ऐसे नाच तो नहीं सकते ना भाई, ऐसे ऐसे तो नहीं कर सकते हम, तो कुछ और करना होगा, बट आप लोग को जाने नहीं देंगे सर, जाने नहीं देंगे तुम्हें। पता है सर, बहुत फटा आवाज है। एक बार ट्राई किया था अपना कॉलेज लाइफ में, मतलब ट्यूशन वगैरह में किसी के सामने गाने का, थोड़ा इम्प्रेस करने का, बहुत गंदा एक्सपीरियंस था सर।
मतलब बहुत गंदा एक्सपीरियंस था। अब क्या था क्या हुआ था वो नहीं बता सकते, थोड़ा पर्सनल है, बट काफी गंदा एक्सपीरियंस हुआ था सर। तब से वही कभी कभार ऐसे गा लेते हैं, बट हाँ वो पब्लिकली जो था ना करेजियस गाने का, वो नहीं रहा सर। देखिए पढ़िए सर, एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेजुएटी रिसीव, नंबर 2 में आइए, 1/2 इंटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट मंथ। तो 1/2 का मतलब आप समझ गए बेटे, 15/30, इसलिए वो हाफ लिया। एवरेज सैलरी ऑफ द लास्ट 10 मंथ, तो लास्ट 10 मंथ के एवरेज सैलरी, ओमिटिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट, जो जो मंथ में रिटायर करेंगे उसको छोड़ के पिछला 10 महीना का, और नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, यहां फ्रैक्शन ले लेते हैं अपने लोग, मैक्सिमम लिमिट 20 लाख है सेम। ओनली कंप्लीटेड ईयर मस्ट बी कंसिडर, ठीक है, पढ़ चुके अपने लोग। 25 ईयर्स 11 मंथ 25 डेज, कंसिडर 25 ईयर्स, फ्रैक्शन इग्नोर। And the average salary of the last 10 months should be calculated omitting the month of retirement. That means if employee retires 15 नवंबर, 15 नवंबर को रिटायर किया, तो उस महीना को छोड़ के we should omit the month of नवंबर, और सैलरी कहां से लेंगे, जनवरी से लेके अक्टूबर तक का, ठीक है। अच्छा ये सिर्फ चेंज नहीं होगा, ये 20 होगा, इसको 20 कर लो तो बाबू, कुछ ईयर वगैरह छूट जाता है। पढ़िए, सैलरी मींस डीए प्लस फॉर्मिंग पार्ट, रिमेंबर फॉर्मिंग पार्ट, रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए जो यहां पर मेंशन किया हुआ, देखिए अगर वो लिखा है तो आप लेना 5,000 में बोल दिया यार फॉर्मिंग पार्ट 40% है, तो 2,000 लेना करके, हाँ 2,000 इंटू 10 20,000 बैठाएगा 10 महीना के लिए। और कमीशन बेस ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर अचीव बाय एम्प्लॉय, ये तीनों सैलरी का मतलब है। चलो जल्दी से ये वाला इलस्ट्रेशन नंबर 2 देख लो, ठीक है। चलो यस पढ़ो। मिस्टर ए रिटायर ऑन 31 जुलाई 2020, तो 31 जुलाई का मतलब जुलाई को छोड़ दो, तो जुलाई से लेके कहां से लेंगे, जून 20, तो जून 20 से पिछला 10 महीना जाओ, जून 20 से पिछला 10 महीना पीछे जाएंगे, जून, मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी, फिर दिसंबर, फिर नवंबर, फिर अक्टूबर, और फिर क्या आ गया, अक्टूबर, फिर सितंबर, उल्टा आने में प्रॉब्लम होता है, यस। तो सितंबर से लेकर जून 20 तक, मतलब सितंबर 19 से लेकर जून 20 तक, यस। तो सितंबर 19 से लेकर जून 20 तक आपको निकालना है सर, 30 ईयर्स 10 मंथ्स। अच्छा 30 ईयर्स 10 मंथ है, तो 10 मंथ नहीं लेना है, कितना साल लेंगे, 30 साल। और क्या बोला, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट दी सैलरी वाज ड्रॉइंग, मतलब ही वाज ड्रॉइंग बेसिक सैलरी ऑफ ₹8,000 पर मंथ, और ये एनुअल इंक्रीमेंट बोला सर, एनुअल इंक्रीमेंट हुआ ऑफ ₹150 ड्यू ऑन 1 जनवरी एवरी ईयर। 1 जनवरी को उसका सैलरी में ₹150 हर बार बढ़ता है, ठीक है भैया, चलो ले लेंगे। और डीए क्या है, डीए है ₹1,500 पर मंथ। अभी डीए फॉर्मिंग है नॉट फॉर्मिंग है बोला नहीं है, एज्यूम्ड करिएगा सर, टैक्स में याद रखिएगा, एजम्पशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सर। अभी तो आप लोग ऑनलाइन एग्जाम चल रहा है, तो मतलब पता तुम लोग कितना नंबर लाओगे नहीं लाओगे, बट टैक्सेशन में सर नंबर वही स्कोर करता है ना, अच्छा नंबर लाता है जिसका कॉन्सेप्ट और जिसका वर्किंग स्ट्रांग हो। और वर्किंग में ना ये सारा चीज एजम्पशन देना, और एजम्पशन ऑलवेज इन द बेनिफिट ऑफ एसएससी दीजिएगा। तो डीए हो गया 1500 पर मंथ, तो डीए तो इजिली बैठ जाएगा, डीए बैठ गया 1500 इंटू 10, तो डीए कितना हो गया 15,000। और रिसीव क्या बोला सर, 1,50,000 एज ग्रेचुइटी ऑन रिटायरमेंट, ग्रेचुइटी मिला 1.5 लाख का। फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन टर्नओवर नहीं दिया है, तो नहीं लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सॉल्यूशन में सर सेम लिखना है। अब देखिए यहां मैंने 2 तरह से देखने के लिए लिखा है, देखिए अगर आप लोग देख रहे हैं ना, तो मैं आपको फॉर्मेट यहां पर 2 तरह से दिखाया हूं। एक ऐसा फॉर्मेट है, देख रहे हैं, एक फॉर्मेट ऐसा है, एसएससी ऐसे लिख के अलग अलग, ये ऐसे ऐसे लिखकर, और यहां पर सिर्फ लिखना कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी, सिर्फ ये लिखना है। तो ये एक फॉर्मेट है, ऐसे भी टैक्सेशन का फॉर्मेट सबका सेम, यहां सिर्फ ये जो पोर्शन है ना, सिर्फ ये पोर्शन चेंज हो जाता है सर। अरे क्या हुआ, सिर्फ ये पोर्शन चेंज होता है सर, ये पोर्शन चेंज होता है बस, बाकी सब कुछ सेम रहता है, ठीक है। तो एक तो ये फॉर्मेट हो गया,
और दूसरा देखिए लिखने का पैटर्न क्या है, देखिए मैंने लिखने का पैटर्न भी यहाँ पे डाला है। एक अपने लोग वो एसएससी वाला प्रीवियस कमेंट है वैसा करके नहीं लिखे, ऐसे डायरेक्टली लिख दिए कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी ऑफ मिस्टर ए रेसिडेंट इंडिविजुअल, जो वहां अलग से लिख देते हैं, फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर 2021। ठीक है, 21-22 असेसमेंट ईयर और 2021 प्रीवियस ईयर। और यहां लिख दिए नॉट कवर्ड, व्हेन कवर्ड नो, नॉट कवर्ड होगा ये, सॉरी यहां पे नॉट डालिए, नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं सर। तो ये फॉर्मेट हो गया। अब यहां पर कॉलम पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट अमाउंट, तो ग्रेच्युटी रिसीव कितना किया आपने, 1.5 लाख रुपया सर, 1.5 लाख का ग्रेच्युटी रिसीव। तो ग्रेच्युटी रिसीव में आप 1.5 लाख बैठाओगे। अब यहाँ लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, तीन में से जो सबसे कम रहेगा वो यहां अलाउड हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी रिसीव 1.5 लाख सर, मैक्सिमम लिमिट 20 लाख सर। अपने को निकालना क्या है सर, थर्ड वाला निकालना है सर, ये बी वाला निकालना, यही इंपॉर्टेंट है। तो 3 चीज था, 1/2 लास्ट 10 मंथ सैलरी और कंप्लीटेड ईयर। तो कंप्लीटेड ईयर कितना था भाई साहब, 30 साल था, तो देखो यहां 30 साल बैठा दिया, हाफ का हाफ बैठा दिए। मेन हमें जो वर्किंग में निकालना है ना, वो निकालना है ये निकालना है सर, सैलरी का मतलब निकालना है। तो चलो सर सैलरी का मतलब अपने लोग निकालते हैं। तो सैलरी का मतलब पे आते हैं सर। तो सैलरी में क्या क्या था, बेसिक प्लस डीए, यही था ना। लास्ट 10 मंथ सैलरी अपने को निकालना है, ये इसका वर्किंग करना है, इसका वर्किंग करना है। आइए सर निकालते हैं इसका। तो इसमें सैलरी में क्या आएगा, एक तो पहला बात बेसिक आएगा, क्या आएगा, आप इसको वर्किंग भी मैं आपको बता दे रहा हूं कैसे करके करते हैं। यहां पर लिखना कंप्यूटेशंस ऑफ लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी, कंप्यूटेशन ऑफ लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ सर लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी, इसमें क्या क्या आएगा, सबसे पहले सर क्या लेंगे, बेसिक। नाउ अब आपको लास्ट 10 मंथ कहां से लेके कहां तक लेना, अगर आप लोगों को याद है बोलिए तो कहां से लेके कहां तक लेंगे, क्या था यहां पे, एवरेज सैलरी क्या लेना है सर, 15 नवंबर को रिटायर किया तो ओमिटिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट, उस मंथ को छोड़ के पिछला 10 महीना उसका चाहिए। तो भाई साहब ये कब आ रहा था, ये आ रहा था जुलाई में, आप देख पा रहे हो ये कब आ रहा था, ये आ रहा था जुलाई में, ये आया है जुलाई में। तो जुलाई के मंथ को छोड़ दो, जून से लेके जैन तक 6 महीना होता है ना। और वहां पे सितंबर से लेके दिसंबर तक 4 महीना होता है। बीच में ना टोटल देखो 8000 है, 8000 इंटू 10 हम पूरा डायरेक्टली कर सकते थे, लेकिन यहां पर ना एक इंक्रीमेंट के बारे में बात किया जो कि हर 1 जैन को ड्यू होता है 150 रुपए का। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जैन में इसका इंक्रीमेंट हुआ होगा, तभी जाके 8000 इसका आया है यहां पे। तो अपने को लास्ट 10 मंथ कहां से निकालना, लास्ट 10 मंथ निकालना अपने को सितंबर 19 से लेके अपने को निकालना है जून 20 तक, है ना। तो बेसिक का यहां पे 2 पार्ट हो गया सर, सॉरी बेसिक का यहां पे सर 2 पार्ट हो गया। बेसिक का सर लेके यहां पे 2 पार्ट हो गया, एक हो गया जैन टू जून, एक हो गया जैन टू जून 20, जो यहां पे रहा 8000 रुपया करके। ये 8000 इंटू जैन टू जून कितना महीना होता है, 6 महीना, ये 6 महीना यहां पर हो जाएगा। दूसरा सर 4 महीना पिछला और जाना था, तो वो हो जाएगा सितंबर से लेके दिसंबर 19, सितंबर से लेके दिसंबर 19, क्लियर है। ये हो जाएगा सर 8000 में से अब 150 रुपया जैन में इंक्रीमेंट हुआ, पढ़े हो ना वहां पे क्या लिखा था, जैन में मेरा 150 रुपया
इंक्रीमेंट हुआ तो जैन से पहले कितना होगा, 150 रुपया कम, तभी तो भी 8,000 मिल रहा है ना सर। 8,000 आपको तो अभी करंट सैलरी है, और जैन में बोला कि 200 रुपए का सपोज इंक्रीमेंट हुआ था, तो जब जैन में 200 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ था, जैन में 200 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ था, तो उससे पहले सैलरी कितना था, 7,800, 200 रुपया बढ़ा तभी तो भी 8,000 हुआ। क्लियर है? तो 150 रुपया वो बढ़ा है, तो इसका मतलब अभी उसका सैलरी कितना होगा, 8,000 माइनस 150 रुपया इंटू 4, ये हो जाएगा सर सैलरी। क्लियर है? तो 8 छके 48,000, यहां पर 7,850, 7,850 इंटू 4, ये हो गया 31,400, जोड़ दीजिए, ये हो गया 79,400। ठीक है, और क्या आ जाएगा इसमें, एक तो हो गया बेसिक, और क्या होगा सर, डीए। और डीए के बारे में कुछ बोला नहीं तो क्या एज्यूम करोगे, एज्यूमिंग फॉर्मिंग पार्ट, एज्यूमिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। अब डीए कितना बोला था, पढ़ो देखो डीए कितना था, डीए कितना था सर, डीए था वहां 1,500 रुपया पर मंथ, तो 10 महीना का अपने को निकालना ना सर, तो डीए कितना हो जाएगा, डीए हो जाएगा 1,500 इंटू 10, 15,000। ठीक है, और क्या आएगा, और कुछ होगा क्या, बोलिए। और आएगा सर फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन, परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन टर्नओवर, इस क्वेश्चन में तो दिया ही नहीं है तो नहीं लेंगे, तो प्लस जोड़ दो। तो ये आ रहा है सर 94,400, ये आ गया 94,400। ठीक है, ये 10 मंथ का है, ये 10 मंथ का है सर, है ना। तो देयरफॉर एवरेज 10 मंथ सैलरी क्या होगा, एवरेज 10 मंथ सैलरी हो जाएगा सर 94,400 डिवाइडेड बाई 10, ये हो जाएगा सर 9,440। ठीक है, यही वर्किंग है, दिस इज द वर्किंग। एक बार ये वर्किंग को उतार लीजिए, बस बस हो गया, हो गया, हो गया मेरे बच्चे, हो गया, रुक जाओ, मत जाओ, मत जाओ। लिटरली सर बता रहा हूँ, ऑफलाइन क्लासेस को मैं भी मिस करता हूँ, बिकॉज ऑनलाइन पे ना ये होता नहीं है, लाइक मेरे को देखना अच्छा लगता है आप लोग को, बट आई डोंट नो, मतलब मैं आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट सर, कि मैं आप लोग को थोड़ा एक्टिवली लगूं और आप लोग मुझे बर्दाश्त कर पाए इतने टाइम तक का। आई डोंट नो, देखता हूँ क्या होता है। तो सर 9,440 रुपया, तो 9,440 रुपया 10 महीना का आपका एवरेज सैलरी हो गया सर। ठीक है, तो ये आ गया, आई होप आप लोग उतारे होंगे साथ से। तो ये देखिए, ये यहाँ पे बैठ गया 9,440, तो ये वर्किंग नोट करके आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो जोड़ दीजिए कितना आ गया, डिवाइडेड बाई 10, हाफ इंटू 30, ये हो जा रहा है 1,41,600, ये हो जा रहा है 1,41,600। तो सर बताइए सबसे कम कौन सा हो गया, 1,41,600, सबसे कम कौन सा हो रहा है, ऑब्वियसली बी वाला। तो यहाँ लेस क्या हो जाएगा, 1,41,600, तो लेस कर दीजिए, कितना आ गया, ये आ गया 8,400, ये सही है सर, ये आपका टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ग्रेजुएटी निकल गया। तो आपको ये बनाना है, मतलब दिस इज योर सॉल्यूशन, दिस इज योर सॉल्यूशन, एंड दिस इज योर वर्किंग, एंड दिस इज योर वर्किंग, एंड दिस इज योर वर्किंग सर, ये सॉल्यूशन है और ये आपका वर्किंग है। ठीक है, तो सर हमारा ग्रेजुएटी कंप्लीट होता है। ग्रेजुएटी अपने लोग ने तीनों कर लिया सर, ग्रेजुएटी कवर्ड और नॉट कवर्ड।
अब सर आप लोग का पार्ट है, आप लोग का पार्ट है कि इसको होमवर्क करें, ठीक है। इसको सर काइंडली अच्छे से सर होमवर्क करिएगा, ठीक है, बिकॉज हमारा जो नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो थोड़ा इसी से रिलेटेड है, तो प्लीज इसको होमवर्क करिएगा।